सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 3 मार्च का। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए हो या पुराने सेशन की आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो वो कंटेंट देख लेते हैं आज का। तो आज के न्यूज़पेपर में से मैंने 6 न्यूज़ को पिक किया है और 6 की 6 न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग डायमेंशन के ऊपर बात कर रही हैं, ठीक है। इसमें कुछ ईपीएफओ ने की डिसीजंस लिए हैं तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ इंडेक्स हैं और उसके इंडिकेटर्स हैं तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। एनपीसीआई ने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च कर रखा था, उसमें कुछ पास डेवलपमेंट हुई है तो उसके ऊपर हम बातें करेंगे। और इंडिया कनाडा रिलेशन रीसेट हुआ है तो हम उसके ऊपर भी अच्छी खासा डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार देखते हैं कि पहली न्यूज़ क्या बोल रही है। ईपीएफओ की डिसीजन, व्हाट इट मीन्स फॉर सब्सक्राइबर। तो सीबीटी की अभी मीटिंग हुई थी 2 मार्च को, तो उन्होंने कुछ की डिसीजंस लिए। यहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट रेट को डिसाइड किया, प्लस एक स्कीम के ऊपर बात करी और इनऑपरेटिव अकाउंट्स को क्लोज करने की बात करी थ्रू द रिफंड ड्राइव। तो हम ये तीनों चीज़ों पे बात करेंगे, तीनों चीज़ों पे। सेकेंड न्यूज़ क्या है? सेकेंड न्यूज़ बोल रही है इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लोज टू 4.8% इन जनवरी अमिड ब्रॉड बेस डिसलरेशन। यहाँ पर आईआईपी के ऊपर बात हो रही है और इसको दो व्यू से देखेंगे, एक तो सेक्टोरल व्यू से, दूसरा यूज बेस से, ठीक है, जिसको हम 6 डिमांड बकेट्स भी बोलते हैं। और अलग अलग इंडिकेटर्स पे सही से बातें करेंगे और उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जो थर्ड न्यूज़ है, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सेलरेट टू 4 मंथ हाई इन फरवरी। तो पर पीएमआई के ऊपर हम बात करने वाले हैं, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स पे बात करेंगे, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, 50 एक इसका न्यूट्रल पॉइंट है, 50 से ऊपर जाता है तो उसका मतलब क्या है, 50 से नीचे जाता है तो उसका मतलब क्या है, उसके ऊपर हम बातें करेंगे। जो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो एक बार देखेंगे। ये एक सर्वे है एक तरीके से, और ये क्या शो कर रहा होता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये कैसे एक लीड लीड इंडिकेटर है और ये जीडीपी को बहुत जल्दी बता देता है ना, मतलब रियल टाइम में बताता है। तो हम ये भी देखेंगे कि वो कैसे डिफरेंट है आईआईपी से और खुद जीडीपी से भी, ठीक है, उसके डाटा से, क्योंकि गवर्नमेंट का डाटा कुछ हार्ड पुराना पास डाटा होता है, ठीक है, लेकिन ये जो पीएमआई होता है ये रियल टाइम डाटा होता है। तो ये जीडीपी को अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाता है, जो इकोनॉमी है उसको अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाता है, तो वो भी हम देखेंगे कैसे। फोर्थ न्यूज़ क्या है, इंडिया इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो वाइडन हुआ है $13.2 बिलियन इन Q3। तो Q2 से बड़ा है ये देखेंगे या घटा है ये भी देखेंगे, और क्यों बढ़ा है या क्यों घटा है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको इस वाइडन जो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वाइडन हुआ है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं वो भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उसमें आरबीआई का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो फिफ्थ न्यूज़ है वो प्रोडक्ट के ऊपर है, यूपीआई वन वर्ल्ड। एनपीसीआई ने प्रपोज किया है फुली डिजिटल ऑनबोर्डिंग फॉर फॉरेन विजिटर्स टू यूज़ द यूपीआई, और वो कौन सा प्रोडक्ट है, यूपीआई वन वर्ल्ड, तो उसके ऊपर बात करेंगे। सिक्स न्यूज़ क्या है, इंडिया कनाडा रिलेशनशिप जो है उनकी रिसेट हुई है, स्ट्रेटेजिक एनर्जी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी पुश किया है, यहाँ पर कुछ एमओयू साइन किए हैं तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये होने वाला है न्यूज़ का फ्लो। तो अब चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। तो ठीक है, पहली न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ क्या है, ईपीएफओ की डिसीजन, व्हाट इट मीन्स फॉर द सब्सक्राइबर। तो इसमें पहला पार्ट क्या है, पीएफ इंटरेस्ट रेट को रिटेन किया गया है एट 8.25% पे। तो एक एवरेज वर्कर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीएफ प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है, एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है। तो उसको फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 8.25% पर रिटेन किया गया है। तो इससे इसको इस पर्टिकुलर रेट से किसको फ़ायदा मिलता है या कौन इससे अफेक्ट होता है, ओवर 70 मिलियन एक्टिव ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को इससे फ़ायदा मिलता है, या उनके लिए वो एक कंसर्न की बात है, जिसमें सैलरीड एम्प्लॉयज़ इन इंडिया आते हैं। एक बार ट्रेंड देख लेते हैं, ट्रेंड क्या है। देखो फाइनेंस ये तीसरा साल है, तीसरा कंसेक्यूटिव ईयर है जहाँ पर पीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.25% पे रिटेन किया गया है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 24, 25 और 26 के लिए, ये इन 3 ईयर के लिए जो है ये कंसेक्यूटिवली जो पीएफ का इंटरेस्ट रेट है वो 8.25 पे रिटेन किया गया है। तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 में कुछ और रहा होगा, तो फाइनेंशियल ईयर 23 में था 8.15, वहाँ से 8.25 हुआ फाइनेंशियल ईयर 24 में, और अब तक जो है फाइनेंशियल ईयर 26 तक ये 8.25 ही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इसमें से कि कितना इंटरेस्ट रेट होने वाला है। इसका एक बार प्रोसेस देख लेते हैं। जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो इमीडिएटली अप्लाई नहीं होता,
जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, ये एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ द ईपीएफओ, जिसको चेयर करते हैं लेबर मिनिस्टर। तो फर्स्ट वो क्या करते हैं, इस रेट को रिकमेंड करते हैं, फिर वो रेट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाता है फॉर द फाइनल अप्रूवल, और अगर एक बार वहाँ से अप्रूव हो जाता है तो फिर लेबर मिनिस्ट्री इसको नोटिफाई कर देती है, और ये इंटरेस्ट जो है रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है ईपीएफ पासबुक के अंदर बाय द मिडल ऑफ द ईयर। तो बस ये प्रोसेस थी। अब आगे बढ़ते हैं। ऑटो सेटलमेंट फॉर इनऑपरेटिव अकाउंट। तो ये इनऑपरेटिव अकाउंट कौन से होते हैं, पहले एक बार ये देख लेते हैं। जो ईपीएफ अकाउंट होते हैं इसमें इनऑपरेटिव कब बोलते हैं इनको, ठीक है, कब बोलते हैं? देखो, जब भी उस ईपीएफ अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन ट्रांसफरिंग या विड्रॉइंग ना हुई हो, ठीक है, मतलब कोई भी कंट्रीब्यूशन ना हुआ हो, कंट्रीब्यूशन ना हुआ हो या ट्रांजैक्शन नहीं हुई हो, नहीं हुई हो कंसेक्यूटिवली 3 ईयर्स तक, ठीक है, या मैं बोल दूँ 36 मंथ तक, तो वो सारे ईपीएफ अकाउंट्स या ईपीएफओ अकाउंट इनको बोल देते हैं इनऑपरेटिव अकाउंट। तो देखो, ओवर द ईयर क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं कि ईपीएफओ के पास जो है ना बहुत सारे ऐसे अकाउंट एक्यूमुलेट हो गए हैं जिसके अंदर बहुत छोटा छोटा पैसा है, थोड़ा थोड़ा पैसा है। तो अब ईपीएफओ क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे लोग के जो पैसे स्टक हो रखे हैं उसको तुम वापस करना स्टार्ट करो, रिफंड करना स्टार्ट करो। तो गवर्नमेंट ने ईपीएफओ को बोला कि तुम एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करो जिसमें तुम ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से सेटल करोगे स्मॉल और स्टक बैलेंसेस को, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ते हैं इनऑपरेटिव अकाउंट। व्हेन एन एम्प्लॉय लीव्स अ जॉब या स्टॉप कंट्रीब्यूटिंग टू देयर पीएफ अकाउंट विदाउट ट्रांसफरिंग और विदड्रॉइंग द फंड, द अकाउंट इवेंचुअली बिकम इनऑपरेटिव। तो ओवर द ईयर ये प्रॉब्लम हुई है कि मिलियंस ऑफ सच अकाउंट्स हैव एक्यूमुलेटेड, है ना, स्मॉल बैलेंसेस। तो इस पायलट प्रोजेक्ट में करेंगे क्या है? तो ये जो फर्स्ट फेज है इसमें ईपीएफओ ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस स्टार्ट करेगा और रिफंड करना स्टार्ट करेगा, रिफंड बैलेंसेस फॉर अकाउंट होल्डिंग अप टू 1000 रुपीज़। तो जो भी अकाउंट है, अगर वो 1000 से नीचे तक का पैसा होल्ड करते हैं तो वो सारे के सारे अकाउंट का पैसा रिफंड किया जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली किया जाएगा। इसमें जो ना क्लाइंट को अपनी तरफ से कोई मैनुअल फाइलिंग नहीं करनी है क्लेम्स की, ठीक है, क्योंकि अगर वो एक क्लाइंट या बेनिफिशियरी अपनी तरफ से फाइलिंग करता है ना तो बहुत लंबी प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसको बहुत कुछ करना पड़ता है, उसको एक पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर ईपीएफओ के पास जाना पड़ेगा। लोग नहीं जाना चाहते, ये सब काम करना नहीं चाहते, इतना भी काम नहीं करना चाहते। प्लस अगर डिजिटली भी वो करते हैं तो उसमें उसमें भी टाइम लगता है, तो वो भी नहीं करना चाहते लोग, तभी तो वो इनऑपरेटिव पड़ा हुआ है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ईपीएफओ को बोला है कि भाई चाहे डिजिटली है या नॉर्मल ऑन द काउंटर है, भाई आप जो है ना ऑटोमेटिकली प्रोसेस स्टार्ट करो और रिफंड करना स्टार्ट करो फॉर द अकाउंट होल्डिंग अप टू 1000 रुपीज़। तो पहले फेज में छोटे छोटे अकाउंट्स को, छोटे छोटे अकाउंट का पैसा रिफंड करने की बात करिए, क्योंकि इनका जो केवाईसी लूप होता है ना वो कंप्लीट होता है, आधार सीडेड होते हैं। तो डायरेक्ट जो है ना ईपीएफओ इनके बैंक अकाउंट के अंदर, बेनिफिशियरीज के बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकता है। और जो बड़े बड़े अकाउंट होते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा होता है उसमें केवाईसी लूप एक बार और पूरा कराना होता है कि भाई कंफर्म किया जाता है उसमें, है ना, तो वो केवाईसी लूप दोबारा से पूरा कराना होता है। तो इसलिए वहाँ पर ईपीएफओ ने उसको सेकंड फेज में रखा है और आने वाले फेजेस में रखा है, क्योंकि वो तभी कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है। वो किसी के अकाउंट के अंदर ऐसे ही नहीं डाल देंगे, पहले कंफर्मेशन होगा, कंफर्मेशन थ्रू केवाईसी, देन ईपीएफओ ऑटोमेटिकली प्रोसेस एंड रिफंड द बैलेंस, ठीक है। तो सेकंड फेज में ऐसे वो बड़े बड़े अकाउंट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो इससे इम्पैक्ट क्या है? दिस विल प्रोएक्टिवली, यहाँ पर प्रोएक्टिवली इसलिए बोला गया है क्योंकि ईपीएफओ ऑटोमेटिकली करेगा। तो प्रोएक्टिवली क्लियर आउट स्मॉल फॉरगॉटन फंड्स फॉर अबाउट 1,33,000 अकाउंट होल्डर्स। और कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? रफली 5.68 करोड़ रुपीज़, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू है ये। तो इफ सक्सेसफुल द ईपीएफओ विल एक्सपेंड दिस टू द अकाउंट विद द हायर बैलेंसेस। अगर ये सक्सेसफुल होता है ये पायलट प्रोजेक्ट तो, या उसका फर्स्ट फेज, तो ये फिर इसको एक्सटेंड कर देगा टू द हायर बैलेंसेस, saving workers the hassle of manually filing claims for the old jobs है, over the counter या डिजिटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अगला क्या है? एमनेस्टी स्कीम फॉर प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट, ठीक है। तो इस स्कीम को समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, इसमें इसमें क्या होता है, एक चीज़ है, पहला देखते हैं डिफ़ॉल्ट रूट। एक होता है डिफ़ॉल्ट रूट, ठीक है, जिसको बोलते हैं ईपीएफओ रूट। एक एक्ट होता है जिसको बोलते हैं ईपीएफ एंड एमपी एक्ट ऑफ 1952। तो इस एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो भी कंपनी, ठीक है, अगर उसके पास या उस कंपनी के अंदर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स हैं तो उस कंपनी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उस कंपनी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा
इन द प्रोविडेंट फंड्स, ठीक है, प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। और क्यों करना पड़ेगा? सो दैट टू एंश्योर कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एट द एंड एक रिटायरमेंट बेनिफिट मिले। टू एंश्योर कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिले, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट मिले, या मैं बोलूँ इन द एंड रिटायरमेंट सेविंग मिले, ठीक है। तो ईपीएफ एंड एमपी एक्ट ऑफ 1952 में ये लिखा हुआ है कि एक कंपनी के अंदर अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं या 20 भी एम्प्लॉय हैं तो उनको उस कंपनी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन द प्रोविडेंट फंड टू एंश्योर कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास एट द एंड एक रिटायरमेंट बेनिफिट या सेविंग हो, ठीक है। तो ये इस चीज़ को करने के लिए, इस पर्टिकुलर एक्ट को फुलफिल करने के लिए कंपनी क्या करती है? कंपनी यूज़ करती है डिफ़ॉल्ट रूट को। इस डिफ़ॉल्ट रूट को यूज़ करती है, ईपीएफओ रूट को यूज़ करती है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने शेयर, ओन शेयर प्लस एम्प्लॉय का शेयर, ये टोटल शेयर जो होता है इसको टोटल सम बोलते हैं, सम, ठीक है। इस मनी को कंट्रीब्यूट कर देती है, इस मनी को कंट्रीब्यूट कर देती है ईपीएफ में, ठीक है, ईपीएफ में। और ईपीएफ को मैनेज कौन करता है? ईपीएफ को मैनेज करता है ईपीएफओ, ठीक है। तो बस ये सिंपल रूट को यूज़ करती है, रूट को, कि कंपनी जो है इस एक्ट को पूरा करने के लिए, ठीक है, ये जो एक्ट है ईपीएफ एंड एमपी एक्ट ऑफ 1952, तो कंपनी क्या करती है? अपने शेयर को और एम्प्लॉय के शेयर का, ठीक है, जो कि होता है 12%, 12% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। जब तक नया लेबर कोड नहीं आता तब तक हम यही बात करते हैं कि 12% ऑफ बेसिक सैलरी है। नहीं तो अभी आने वाले जो नया लेबर कोड है, जो नए लेबर कोड्स हैं, 4 लेबर कोड्स हैं नए, उसमें जो है ना बेसिक सैलरी का कुछ ज़्यादा परसेंट किया है, ठीक है। 12% नहीं है, ज़्यादा है उससे, ठीक है। अभी सिर्फ 12% ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी नहीं मान रहे क्योंकि वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा वो भी, ठीक है। तो उसमें ओन शेयर और एम्प्लॉय शेयर को कंबाइन करके कंट्रीब्यूट जो टोटल मनी आता है उसको कंट्रीब्यूट कर देती है ईपीएफ फंड के अंदर, ठीक है। जिसको मैनेज करता है ईपीएफओ। तो यहाँ पर कंपनी का कितना सा काम है? बस कंपनी को इस रूट के थ्रू क्या है? सिर्फ कंट्रीब्यूट करना है। बाकी जो मनी का मैनेजमेंट है, वो कौन करेगा? ईपीएफओ करेगा, ठीक है। इनडायरेक्टली यहाँ का मैनेजर करेगा। सो मनी मैनेज ये करेगा, प्लस जो भी इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, वो कौन करेगा? वो भी यही करेंगे, जो कि हमने देखा है ना। इस बार कितना करा? 8.25%। तो ये सब चीज़ें जो भी लीगल टर्म्स हैं, जो भी एक पूरा मनी मैनेजमेंट है, वो कौन करेगा? ईपीएफओ करेगा। बाकी सिर्फ कंपनी को क्या करना है? कंपनी को कंट्रीब्यूट करना है, टाइमली कंट्रीब्यूट करना है, मंथली कंट्रीब्यूट करना है, बस। ये तो फर्स्ट रूट होता है। इसको फुलफिल करने के लिए कंपनी एक और चीज़ यूज़ करती है। इस एक्ट को फुलफिल करने के लिए कंपनी एक और रूट को यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं द अल्टरनेटिव रूट। सेकेंड हो गया द अल्टरनेटिव रूट। अब यहाँ से ही एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और उस प्रॉब्लम को ही, ये जो अल्टरनेटिव रूट है, यहाँ से एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसको यूज़ करते टाइम पे एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। उसका सॉल्यूशन ये नई जो स्कीम है वो सॉल्व करती है इसको। जो स्कीम है वो उसको सॉल्व करती है, वो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो पहले देख लेते हैं ये अल्टरनेटिव रूट होता क्या है। पहले ये देखते हैं कि अल्टरनेटिव रूट होता क्या है, फिर उससे प्रॉब्लम कौन सी आती है, फिर हम इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। मतलब उस स्कीम के अंदर क्या सॉल्यूशन लिखा है। तो अल्टरनेटिव रूट क्या है? अल्टरनेटिव रूट है इस रूट के थ्रू जो लार्ज कंपनीज होती है ना, उनको ये पावर दी जाती है कि वो अपना खुद का इंटरनल पीएफ फंड, प्रोविडेंट फंड मैनेज कर सकती हैं, ठीक है। मैं पीएफ और फंड भी अलग से लिख रहा हूँ, फंड जो है मैनेज कर सकती हैं बाय सेटिंग अप अ प्राइवेट ट्रस्ट। वो एक प्राइवेट ट्रस्ट को बना के अपना इंटरनल पीएफ फंड मैनेज कर सकती हैं, ठीक है। तो लार्ज कंपनियां ये कर सकती हैं। फिर उनको क्या है? फिर उनको जो ना ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस रूट के थ्रू लार्ज कंपनीज ईपीएफओ से अब उन्हें ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो गवर्नमेंट रन होता है वहाँ पर कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। अब उनको क्या करना है? अब ये लार्ज कंपनीज है, उनको वो जो सम था, मैंने जो आपको सम बताया था, वो कंट्रीब्यूट करना है कहाँ पर? अपने खुद के पूरे के पूरे खुद के इंटरनल फंड के अंदर, ठीक है। जिसको मैनेज कौन करेगा इस बार? ये पूरा प्राइवेट ट्रस्ट मैनेज करेगा। तो देखो गवर्नमेंट ऐसी तो नहीं दे दी कि किसी भी लार्ज कंपनी को कि भाई तुम जो है ना वर्कर्स का या एम्प्लॉयज़ का जो है ना इंटरनल फंड मैनेज करो, ऐसे तो नहीं बोल देगी सीधे। उसके पीछे कंडीशन रखेगी। तो हाँ, कंडीशन रखी उन्होंने।
उन्होंने 2 कंडीशन अलग से रखी। पहली कंडीशन रखी कि जो आपका जो प्राइवेट ट्रस्ट है ना, प्राइवेट ट्रस्ट है, वो जो है ना रिकॉग्नाइज होना चाहिए बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। ये रिकॉग्निशन ज़रूरी है। ये रिकॉग्निशन जो आपका प्राइवेट ट्रस्ट है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ईपीएफओ रन फंड्स होते हैं, ठीक है, ईपीएफ फंड हो गया मान लो, इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, स्मॉल टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। और अगर कोई प्राइवेट ट्रस्ट अपना खुद का इंटरनल पीएफ फंड को मैनेज कर रहा है तो उसमें मे भी ये सारे बेनिफिट ना मिले। तो अगर ये बेनिफिट चाहते हैं वो, ठीक है, अगर ये बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उनको इनकम टैक्स से रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा, ठीक है, कि उनको भी ये सारे के सारे बेनिफिट्स जो एक ये ईपीएफ फंड के अंदर मिलते हैं टैक्स बेनिफिट, वो भी मिले उनको। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहला ही ये ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल करनी ही पड़ेगी। इसके बाद आती है एक सेकेंड कंडीशन। वो जो पीएफ है ना, जब हम बोल देते हैं प्राइवेट ट्रस्ट जो है, उसको ईपीएफओ एग्जाम्पशन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि जो प्राइवेट ट्रस्ट होती है ना, ये जो ईपीएफओ एग्जाम्पशन है ना, इसको ही नहीं लेती है। यहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, दिस इज द प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें क्या होता है, एक प्राइवेट ट्रस्ट को या कंपनी को देखो खुद से फॉर्मली अप्लाई करना पड़ता है, इसके अंदर फॉर्मली अप्लाई करना पड़ता है कि भाई हमें जो है ना एक एग्जाम्पशन प्रोवाइड करा दो आप, ठीक है। बोलती है गवर्नमेंट को, जाके बोलती है कि हमें एक एग्जाम्पशन प्रोवाइड करा दो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अगर ये एग्जाम्पशन मिल जाता है कंपनी को, ये एग्जाम्पशन मान लो ग्रांट हो जाता है ग्रांटेड, तो इसमें क्या फ़ायदा होता है कि ये एग्जाम्पशन एक्नॉलेज करता है कि जो कंपनी का ये क्या एक्नॉलेज करता है, एग्जाम्पशन मिलने के बाद क्या एक्नॉलेजमेंट होता है इससे, जो कंपनी का खुद का इंटरनल पीएफ फंड है जो मैनेज कर रही है, भाई वो एटलीस्ट गुड है, एज गुड एज है गवर्नमेंट रन ईपीएफओ तक, या उससे बेटर भी है, और बेटर। तो अगर किसी भी कंपनी को, है ना, किसी भी कंपनी के प्राइवेट ट्रस्ट को ईपीएफओ एग्जाम्पशन मिल जाता है, जहाँ पर कंपनी फॉर्मली अप्लाई करती है इस एग्जाम्पशन के लिए, और अगर वो मिल जाता है तो उससे क्या एक्नॉलेजमेंट होता है कि भाई जो फंड है, जो पर्टिकुलर इंटरनल फंड है, जो प्राइवेट ट्रस्ट है, वो एटलीस्ट उतना बेनिफिट तो प्रोवाइड करा ही रहा है जितना एक गवर्नमेंट रन ईपीएफओ मिलता है, प्लस ऐसा भी हो सकता है कि उससे ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करा रहा हो। तो लोग जो है, जो प्राइवेट ट्रस्ट है, वो यहाँ पर ये एग्जाम्पशन को अप्लाई ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये इलीगल कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, ये इलीगल है, ठीक है, इलीगल है, क्योंकि अप्लाई नहीं किया इन चीज़ों में। तो अप्लाई नहीं किया तो इससे क्या चीज़ें लगती हैं गवर्नमेंट को कि भाई क्या पता इन्होंने इंटरेस्ट मैच ना किया हो हमारा, हमने तो हम दे रहे हैं 8.25%, क्या पता ये लोग सिर्फ और सिर्फ 8% दे रहे हो, तो ये तो बेनिफिट कम हो गया ना। तो जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको तो बेनिफिट कम मिला ना, क्योंकि इन्होंने ये एग्जाम्पशन नहीं ले रखा है, ये इस एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई ही नहीं कर रखा है। तो गवर्नमेंट को तो भाई ये लगेगा ना कि क्या पता इन्होंने इंटरेस्ट को मैच ही ना किया हो, इंटरेस्ट बचाना चाह रहे हो, अपना पैसा बचाना चाह रहे हो, इसकी वजह से किया हो इन्होंने, इसकी वजह से इन्होंने अपना प्राइवेट ट्रस्ट ओपन किया हो, है ना, मे भी ऐसा हो सकता है, सेटअप किया हो। या दूसरा ये भी सोच सकते हैं वो कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ये, वो अच्छे ग्रेड वाले इंस्ट्रूमेंट में नहीं करते हैं, ट्रिपल ए, डबल ए वाले ग्रेड्स के अंदर नहीं करते हैं, ठीक है, ग्रेड में नहीं करते हैं, क्योंकि ईपीएफओ क्या है, ईपीएफओ ऐसी जगह करता है जहाँ पर ट्रिपल ए और डबल ए ग्रेड्स, मतलब वहाँ पर ये रेटिंग होती है, उन्हीं में करता है, क्योंकि उनमें पैसा सेफ रहता है। तो क्या पता है ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट ना करते हो ये जो प्राइवेट ट्रस्ट है, ठीक है। तो ये इसको गवर्नमेंट को ये भी लगता है, गवर्नमेंट को कभी भी लगता है कि इनसे कहीं कहीं ये अपने एम्प्लॉय से एडमिनिस्ट्रेशन फीस तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम तो नहीं लेते हैं, ईपीएफओ तो नहीं लेता है, क्या पता ये ले रहे हो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को लगने लग जाता है कि यार क्योंकि इन्होंने ईपीएफओ एग्जाम्पशन के लिए तो अप्लाई ही नहीं किया, तो क्या पता वो इन्होंने इंटरेस्ट मैच ना किया हो, क्या पता उन्होंने इन्वेस्टमेंट थर्ड ग्रेड या डी ग्रेड बी ग्रेड से नीचे वाले में किया हो, बी ग्रेड से नीचे वाले रेटिंग के वाले इंस्ट्रूमेंट में किया हो, क्या पता उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फीस ली हो,
और एक और चीज़, क्या पता उनकी प्रोसेस ही फास्टर ना हो। भाई इन द एंड इससे बेनिफिट हम किसको प्रोवाइड करा रहे हैं? एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करा रहे हैं। और एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए? भाई ज़रूरत पड़ने पे पैसा चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ने पे फास्टर प्रोसेसिंग ना हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई क्या बोलते हैं, लीगल गाइडलाइंस नहीं है उसमें, है ना, उस पर्टिकुलर ट्रस्ट के अंदर, तो हम फास्ट प्रोसेसिंग ना होती हो, पैसा जल्दी ना मिलता हो, क्या पता ये कंट्रीब्यूट, ये जो प्राइवेट फंड है या मैं बोलूँ प्राइवेट ट्रस्ट है, ये कंट्रीब्यूट ही ना करता हो, मंथली कंट्रीब्यूट ना करता हो, है ना, हर 2 मंथ में करता हो, हर 3 मंथ में करता हो, तो गवर्नमेंट को नहीं पता चलता है ना कि उनकी गाइडलाइंस क्या है और क्या उनके खुद के रूल्स हैं। तो उनको जो है ना एक प्राइवेट ट्रस्ट को ईपीएफओ एग्जम्पशन के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है, और ये लोग नहीं करते थे इसमें, ठीक है। तो इससे क्या है, अगर ये नहीं करेगा तो गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है, ठीक है। तो इससे क्या है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा लोकल, मतलब ऐसा बोलूँ, लोकल तो नहीं, लीगल, लीगल ग्रे एरिया क्रिएट हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ईपीएफओ क्या कर सकता है, मतलब इंडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट को पता है कि इन्होंने ईपीएफओ एग्जम्पशन नहीं लिया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट या ईपीएफओ डिमांड कर सकता है कि जितना भी प्राइवेट प्राइवेट ट्रस्ट के पास एक्यूमुलेटेड अमाउंट है अभी तक, है ना, एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, उसको वापस करे, उसको वापस ईपीएफओ को वापस करे, ठीक है। ये बोल सकती है लीगली, ये बोल सकती है क्योंकि तुमने ईपीएफओ का एग्जाम्पशन नहीं लिया है। दूसरा क्या है, मैसिव डैमेज, मैसिव डैमेजेस फाइन की डिमांड कर सकती है क्योंकि वो नॉन कंप्लाइंस में थे, ठीक है, ऐसा डिमांड कर सकती है। और तीसरा क्या है, हैवी पेनल्टीज डाल सकती है, और पेनल्टीज डाल सकती है, ठीक है, इंटरेस्ट पेनल्टीज डाल सकती है, पेनल्टीज डाल सकती है। क्यों? क्योंकि क्या पता इन्होंने कंट्रीब्यूट ही ना किया हो, है ना। तो इन सब चीज़ों, क्यों, बिकॉज एक लोकल ग्रे एरिया क्रिएट हो जाता है, तो ईपीएफओ ये सब चीज़ें डिमांड कर सकता है लीगली, है ना, क्योंकि इन्होंने क्या है, जो प्राइवेट ट्रस्ट्स हैं, इन्होंने ईपीएफओ एग्जाम्पशन लिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, इस पूरी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये ये सब चीज़ें ना हो, और जो कंपनीज हैं एक बार और अप्लाई करें ईपीएफओ के लिए, क्योंकि कंपनी क्या, डर जाती हैं, अब डर जाती हैं, जो प्राइवेट फंड्स हैं, ये प्राइवेट ट्रस्ट है, वो डर जाते हैं कि यार अगर हमने अब अप्लाई किया, अगर हमने अब अप्लाई किया तो ये सब चीज़ें हुई हैं ऊपर, ये ईपीएफओ डिमांड कर सकता है कि भाई हमसे, हमें बोल सकता है कि सारा का सारा एक्यूमुलेटेड अमाउंट हमें दो, या हम पे बहुत ज़्यादा डैमेजेस फाइन डाल सकता है फॉर नॉन कंप्लाइंस, ठीक है। और या तो हमें इंटरेस्ट पेनल्टी डाल सकता है क्योंकि हमने कंट्रीब्यूट ही नहीं किया है। तो ईपी जो प्राइवेट ट्रस्ट है डर जाती है, ठीक है, कंपनी की प्राइवेट ट्रस्ट जो है डर जाती है अप्लाई करने से, और डरती और अप्लाई ही नहीं करती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ये लोकल जो ग्रे एरिया है, जो ग्रे एरिया है ख़त्म हो जाए, ठीक है, ख़त्म हो जाए। तो उसने क्या है, एक एमनेस्टी एमनेस्टी स्कीम को लॉन्च किया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने प्रैग्मेटिक अप्रोच को यूज़ किया। यहाँ पर फालतू में इन लोगों को क्यों बर्डन करना, ठीक है, इनको क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए क्या है, गवर्नमेंट ने इनको थोड़ा टाइम दिया, इनको टाइमलाइन दी, इस स्कीम के थ्रू थोड़ा टाइम दिया कि भाई 6 महीने हैं आपके पास, 6 मंथ है, 6 महीने के अंदर जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम है, ठीक है, आईटी रिकॉग्नाइज ट्रस्ट है जो आप रन कर रहे हो, 6 महीने के अंदर अंदर आप कम फॉरवर्ड, ठीक है, बाहर आओ और अप्लाई करो मेरे भाई, अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम आप पे कोई भी फाइन आपसे नहीं लेंगे। ये जो ऊपर वाली चीज़ें मैंने बताई ना, एक ईपीएफओ डिमांड कर सकता है, ये सब नहीं करेंगे आप पे, ठीक है। हम आपका जो ट्रस्ट है उसमें जितना भी पैसा एक्यूमुलेट हुआ है वो नहीं लेंगे, आप पे कोई भी डैमेजेस फाइन नहीं लगाएंगे फॉर नॉन कंप्लाइंस, और कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टीज नहीं लगाएंगे अगर आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया हो, ठीक है। तो वो सब नहीं करेंगे। तो इस एमनेस्टी स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट एक प्रैग्मेटिक अप्रोच को यूज़ कर रही है, जहाँ पर उन्होंने एक टाइमलाइन दिया है प्राइवेट ट्रस्ट को कि आप बाहर आओ, कम फॉरवर्ड, 6 मंथ के अंदर अंदर आओ और अप्लाई करो ईपीएफओ एग्जाम्पशन के लिए, ठीक है। पर क्या कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंपनी के प्राइवेट ट्रस्ट को ये सारी की सारी सुविधा एकदम दे देती है? नहीं, ऐसे ही ऑफ द हुक नहीं किया इनको, इसके पीछे रखी है कंडीशन। इस पर्टिकुलर स्कीम में भी एक कंडीशन है, ठीक है। वो कंडीशन क्या है, देखो, गवर्नमेंट डिमांड करती है कि हम तुम्हें ये सब चीज़ें ईपीएफओ का एग्जाम्पशन देंगे, ठीक है, उसका उसका पूरा का पूरा ऑटो हम आपको देंगे पूरा ये,
कि ईपीएफओ एग्जाम्पशन आपको मिल जाए, ठीक है, आप अप्लाई करो 6 मंथ के अंदर, लेकिन सीधे ही नहीं, आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, उस ट्रस्ट को या उस कंपनी को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जितने टाइम भी वो नॉन कंप्लाइंट रही, उतने टाइम में उसने एम्प्लॉयज़ का जो पीएफ फंड है, जो उनका खुद का इंटरनल फंड है, उसको सही से मैनेज किया हो, ठीक है, सारे के सारे इंटरेस्ट रेट मैच किए हो और टाइमली कंट्रीब्यूट किया हो, ठीक है, ये सब सही से मैनेज किया हो, यही कंडीशन रखी। हर एक कंपनी को ऑफ द हुक नहीं किया है, वो कंपनीज को ऑफ द हुक किया है जो नॉन कंप्लाइंट तो है, ठीक है, उन्होंने, क्योंकि वो नॉन कंप्लाइंट इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने ईपीएफओ एग्जाम्पशन नहीं लिया, बट एक कंडीशन रखी, जो एम्प्लॉयज़ का इंटरनल आप प्रोविडेंट फंड चला रहे हो, आपने उसको सही से मैनेज किया होना चाहिए, ठीक है, सारे के सारे बेनिफिट्स आपने दिए होने चाहिए जितने टाइम पे आप नॉन कंप्लाइंट रहे हो, ठीक है, आपने इंटरेस्ट रेट मैच किया हो, पे आउट आपने दिए हों, ठीक है, और जो भी प्रोसेसिंग है आपने सब कुछ किया हो, सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ को एग्जाम किया गया है और उन्हीं कंपनीज़ को आप बोला गया कि आप आओ 6 महीने के अंदर अप्लाई करो और आपको मिल जाएगा ईपीएफओ एग्जाम्पशन, ठीक है, ऐसा बोलती है। अभी इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो कंपनी को बहुत बेनिफिट होगा, हमें तो सीधे दिख भी रहा है, कंपनी को बेनिफिट क्या होगा इस स्कीम के थ्रू, जो 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 वो पर्टिकुलर कंपनी जिसने अच्छा खासा ख्याल रखा हो अपने एम्प्लॉय के फंड का, ठीक है, उनको ये ऑफिशियल एग्जाम्पशन मिल जाएगा, ये एक फ़ायदा होगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, और उन पे ये सारे के सारे डैमेजेस भी नहीं लगेंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है, कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, तो ये कंपनी को फ़ायदा होगा। तो ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या आता है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है ना, वाई गवर्नमेंट इज डूइंग दिस, वैसे कंपनी को ऑफ द हुक क्यों कर रही है, देखो उसके पीछे रीजनिंग दी है गवर्नमेंट ने कि वो प्रोटेक्ट करना चाह रही है, इन द एंड उसका काम क्या है, उनका प्राइमरी गोल यही है कि प्रोटेक्ट करना वर्कर के इंटरेस्ट को, वर्कर के मनी को, ठीक है, वर्कर के इंटरेस्ट को या मनी को, ठीक है। तो अगर नॉर्मली इन द नॉर्मल केस अगर वो कंपनीज को फोर्स करती, गवर्नमेंट कंपनी को फोर्स करती कि भाई आप पैसा पे करो, आप जितने भी डैमेजेस फाइन्स हैं और पेनल्टीज आप पे करो, तो उससे क्या होता है, कंपनी थोड़ी अनस्टेबल हो जाती, ठीक है, उनके फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाती, जिसकी वजह से इन द एंड प्रॉब्लम किसको आती, जो वो फंड है, जो उनका जो पीएफ फंड है जो वो इंटरनली मैनेज करते हैं, उसको फाइनली प्रॉब्लम आती है क्योंकि कंपनी थोड़ी फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाती है ना। तो इन द एंड गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि वो प्रोटेक्ट कर पाए वर्कर्स के इंटरेस्ट को, उनकी सेविंग्स को, उनके मनी को। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनको ऑफ द हुक, उन कंपनीज को ऑफ द हुक कर दिया है जो कंपनीज पहले से ही मैंने अच्छे से मैनेज कर रही थी पीएफ फंड को, ठीक है, उनको ऑफ द हुक कर दिया कि वो आए 6 महीने के अंदर अंदर कम फॉरवर्ड और अप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई फाइन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो इन द एंड गवर्नमेंट का यही काम है कि वो प्रोटेक्ट करना चाहती है वर्कर्स के इंटरेस्ट को, ठीक है, पहले ये दे दिया। इससे और क्या फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है, देखो इससे क्लीन अप होगा, ठीक है, जो भी एक ग्रे एरिया क्रिएट हो गया है, ठीक है, ग्रे एरिया क्रिएट हो गया है, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि उनको ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिलने लग जाएगा, ईपीएफओ एग्जाम्पशन मिलने लग जाएगा, तो जो ग्रे एरिया बन गया है फालतू में वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा। एक और फायदा होगा, लिटिगेशन प्रोसेस कम हो जाएंगी, रिड्यूसिंग लिटिगेशन। अभी ये क्या होता है, देखो अगर ईपीएफओ एग्जाम्पशन ना ले कंपनी है ना, तो जो गवर्नमेंट है इनको क्या है, अदालत में, कोर्ट में घसीटेगी, ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है कोर्ट वाली, ये लॉ हमेशा हमने देखा है ना, इसमें इट टेक्स टाइम, ईयर्स, इसमें ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है, तो फालतू में इसको भी बर्डन है, गवर्नमेंट को भी बर्डन पड़ेगा, कोर्ट को भी बर्डन पड़ेगा और कंपनीज को भी बर्डन पड़ेगा कि वो लड़ते रहेंगी, ठीक है। तो ये जो एमनेस्टी स्कीम है, एमनेस्टी स्कीम ये सारी चीज़ों को सॉल्व करती है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को सॉल्व करती है। और अब जो है रेजोल्यूशन बहुत फास्ट होगा, क्विकर होगा और सब कुछ क्लीन अप भी फास्ट होगा, ठीक है। तो यही एक एमनेस्टी स्कीम करने वाली है, तो आपको पूरा का पूरा मतलब समझ आ गया होगा। तो अब एक बार पढ़ते हैं, एमनेस्टी स्कीम फॉर प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट, दिस इज अ रेगुलेटरी क्लीन अप एफर्ट एम्ड एट कंपनीज जो मैनेज करती हैं देयर ओन एम्प्लॉयज पीएफ इंटरनली रेदर देन थ्रू द गवर्नमेंट रन ईपीएफओ। ये क्या हो गया, रूट 1 हो गया जिसको डिफॉल्ट रूट बोलते हैं, और ये कौन सा रूट है, अल्टरनेटिव रूट हो गया ना, रूट 2। तो यहाँ पर रूट 2 की बात करी गई है, तो एक बार कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। सम कंपनीज हैव देयर ओन, मैंने आपको बताया था ना पहले कंडीशन क्या है, इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज ट्रस्ट होना चाहिए टू मैनेज द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, तो पहली कंडीशन तो पूरी करती है कंपनियां। हाउएवर एक और कंडीशन रखती है गवर्नमेंट
कि दे आर सपोज टू ईदर बी फॉर्मली कवर्ड, या तो वो फॉर्मली कवर्ड होने चाहिए ईपीएफ एक्ट ऑफ 1952 के अंदर, और या तो ऑफिशियली ग्रांट होनी चाहिए, ग्रांटेड उनको होना चाहिए एग्जामेशन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको ईपीएफ एग्जामेशन बोलते हैं। तो यही नहीं होता था, तो इसको सॉल्व करती है एमएनएसटी स्कीम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं द एमएनएसटी। Many trusts have been operating without this official exemption status. The government is giving them 6 month window to legally register and comply. ठीक है, इससे बेनिफिट क्या हो रहा है? As long as these companies have provided their workers with the benefit, ठीक है, उन्होंने अच्छा खासा केयर रखा है अपने प्रोविडेंट फंड का, इंटरनल प्रोविडेंट फंड का, एंड दैट आर इक्वली और बेटर देन द गवर्नमेंट ईपीएफओ ऑफर्स। तो गवर्नमेंट वेव ऑफ कर रही है हेफ्टी डैमेजेस फाइन्स, है ना, इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज यूजुअली चार्ज फॉर नॉन कंप्लाइंस, जो कि एक नॉन कंप्लाइंस के लिए चार्ज होते हैं। तो इससे क्या है, इससे मैंने आपको बताया था इन द एंड क्या करना चाहती है गवर्नमेंट, इट प्रोटेक्ट्स द वर्कर्स मनी वाइल ब्रिंगिंग द कंपनीज इनटू द लीगल फोल्ड। सिंपल बात, ठीक है। तो बस इतना ही था, अब आपको अच्छे से समझ आ गई स्टोरी के बाद। अब अगला है ट्रांजिशनिंग टू द न्यू लेबर कोड्स। सीबीटी ने अप्रूव किया है द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू सोशल सिक्योरिटी स्कीम अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ठीक है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडिया हैज़ बीन ओवरहॉलिंग इट्स कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ हिस्टोरिकल लेबर लॉ, जिसके अंदर 29 थे पहले, उसको समराइज किया गया है और इसको कन्वर्ट किया गया फोर कोड्स के अंदर, 4 लेबर कोड्स के अंदर, ठीक है, 4 कंसोलिडेटिंग देम इनटू द 4 ब्रॉड लेबर कोड्स। वन ऑफ दीज, उनमें से एक कोड पता है क्या है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जिसके अंदर ये सारा का सारा खिचड़ी आती है, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या है, दिस एडमिनिस्ट्रेटिव मूव एंश्योर दैट as India officially transitioning from the old EPF Act of 1952 to the new 2020 code, the EPFO backend system rules schemes will transition seamlessly without disrupting the services और बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स, ठीक है। सीमलेस ट्रांजिशन किया जाएगा ईपीएफ एक्ट ऑफ 1952 से टू द 2020 कोड, ठीक है। बस इतना ही था, ठीक है। ये फर्स्ट न्यूज़ इतनी थी। तो ठीक है, अब सेकंड न्यूज़ को पढ़ते हैं। सेकंड न्यूज़ क्या बोल रही है, इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लोज टू 4.8% इन जनवरी अमिड ब्रॉड बेस्ड डिसलरेशन, ठीक है। तो पहले थोड़ा न्यूज़ को पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर बिल्डअप करेंगे। इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर लॉस्ट सम स्टीम इन जनवरी विद ओवरऑल ग्रोथ ड्रॉपिंग टू 4.8% एज कम्पेयर टू 8% इन दिसंबर। दिसंबर में 8% थी और अब जनवरी में 4.8% हो गई है। 3.2% का ड्रॉप आया डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा ड्रॉप है। दिस मेक्स इट द स्लोएस्ट पेस ऑफ ग्रोथ सीन इन द 3 मंथ। तो ये जो स्लो डाउन है, ये स्लो डाउन हुआ है, ये आइसोलेटेड नहीं है, सिर्फ एक एरिया में नहीं हुआ है, ये ब्रॉड बेस्ड डिसलरेशन है। इसका मतलब जितने भी हमारे प्राइमरी इंजन है इंडस्ट्रियल आउटपुट के, ठीक है, जैसे माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सब में ही हमने ग्रोथ रेट को श्रिंक होते हुए देखा है इस बार, है ना, जनवरी के डाटा में, ठीक है। तो इस न्यूज़ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो इस न्यूज़ में हम आईआईपी के बारे में जानेंगे, फिर उसका सेक्टोरल व्यू देखेंगे, ठीक है। सेक्टोरल व्यू के बाद जो है हम यूज़ बेस्ड क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसके अंदर 6 डिमांड बकेट के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन जिसमें 6 डिमांड बकेट्स होंगी, 6 डिमांड बकेट्स मतलब 6 कंपोनेंट होंगे और सारे के सारे कंपोनेंट के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे कि वो क्या व्यू देते हैं, ठीक है, और वो क्या शो करते हैं डायरेक्टली, और उससे हमारी इकोनॉमी में क्या बदलाव आते हैं वो देखेंगे, ठीक है। फिर आईआईपी का जनरल यूज़ क्या है, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद न्यूज़ को पढ़ेंगे, जो हमारी न्यूज़ का फ्लो है उसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम ये ऐसे करके पढ़ने वाले हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द आईआईपी। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये क्या है, ये की इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो मेजर करता है ग्रोथ रेट, ठीक है, ग्रोथ रेट्स इन द डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स के अंदर वो ग्रोथ रेट को मेजर करता है, और ये की इकोनॉमिक इंडिकेटर है ऑफ द इकोनॉमी ओवर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। तो इन इंडिया इट इज़ प्राइमरी डिवाइडेड, ये 3 मेन सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा माइनिंग, और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हैवीएस्ट वेट रखता है अपने पास, मतलब 77% रफली, माइनिंग जो है 14% और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 8%। तो हमें पता है कि क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सबसे हैवीएस्ट वेट है रफली 77%, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं या वो स्लो डाउन होता है, तो वो क्या करता है, ये एक हैवी एंकर है, तो ये ओवरऑल जितना भी आईआईपी का नंबर है उसको भी नीचे कर देगा, ठीक है, उसको भी स्लो डाउन कर देगा, जो कि हुआ। और हमें पता है ये जो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल आउटपुट में प्रॉब्लम्स आई हैं या उसमें जो ग्रोथ है वो श्रिंक हुई है, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हुई है,
वो माइनिंग में भी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी में भी हुई है, ठीक है। तो ये भी नीचे गया है, इसमें भी स्लो डाउन हुई है ग्रोथ रेट, इसमें भी स्लो डाउन हुई है और इसमें भी स्लो डाउन हुई है, ठीक है, तीनों में हुई है। और मैं आपको बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है ना एक आइसोलेटेड वेरिएबल नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर ग्रोथ रेट्स कम हो जाती हैं, तो उसका इम्पैक्ट माइनिंग पे भी आता है और उसका इम्पैक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे भी आता है, ठीक है। तो अब एक बार देखते हैं कि सेक्टरल व्यू और यूज बेस्ड व्यू दोनों कौन से व्यू हैं, मतलब उसमें क्या क्या होता है। तो पहला है सेक्टोरल व्यू और फिर है यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमें पता है 6 डिमांड बकेट्स है। तो इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और फिर है मैन्युफैक्चरिंग के बाद है माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का अप्रॉक्सीमेटली होता है 77.6%, माइनिंग का होता है 14.3% और इलेक्ट्रिसिटी का होता है रफली 8%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये जो सेक्टोरल व्यू है ये शो कर रहा है कि एक्चुअली में हु इज़ प्रोड्यूसिंग, जो भी मटेरियल बना वो किसने बनाया, ठीक है, कौन से सेक्टर ने बनाया। तो हु इज़ प्रोड्यूसिंग, जो भी मटेरियल बन रहा है, जो भी कंपोनेंट्स बन रहे हैं, वो कौन एक्चुअली में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कौन बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है, वो माइनिंग से आ रहा है या इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है, ठीक है। तो हु इज़ एक्चुअली प्रोड्यूसिंग, तो ये सेक्टोरल व्यू ये शो करता है कि कौन एक्चुअली में प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इस इंडेक्स का, मैन्युफैक्चरिंग इस इंडेक्स का आईआईपी का जो ना बैकबोन है, हमें पता है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है ये। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सब कुछ इंक्लूड होता है, सब चीज़ों की मेकिंग इंक्लूड होती है। मान लो गारमेंट्स बनाने हैं, मेकिंग गारमेंट्स, ठीक है, वो इंक्लूड है। और कोई प्रोसेस फूड बनाना है, वो भी इंक्लूड है, ठीक है। फॉर्ज करना है, फॉर्जिंग करनी है स्टील को, तो वो भी इंक्लूड है। कोई ऑटोमोबाइल बनानी है, तो वो भी सब इंक्लूड है। सारा का सारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इसके अंदर इंक्लूड है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है और ये बहुत बड़ा है, ठीक है, मैसिव है, 77.6% है, ठीक है। तो अगर ये नीचे जाता है तो ओवरऑल हमारा आईआईपी भी नीचे जाएगा। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्या है, माइनिंग है। माइनिंग में क्या होता है, माइनिंग में एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, माइनिंग में आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और वो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं भाई, इसमें आता है अपना माइनिंग कोल, ठीक है, आयरन ओर, आयरन ओर आ गया, फिर आ गया इसमें लाइमस्टोन, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें ना जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मतलब ये क्या है, एक रॉ मटेरियल है जो रॉ मटेरियल की तरह वर्क करती है। थर्ड क्या है, थर्ड हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें क्या आता है, इसमें जनरेशन ऑफ पावर आता है, ठीक है। और सारे के सारे सेक्टर में पावर आती है, जनरेशन ऑफ पावर सारे के सारे सेक्टर में। कौन सा, थर्मल ले लो आप, है ना, हाइड्रो ले लो, सोलर ले लो, विंड ले लो, है ना, ये सब सारे के सारे सेक्टर्स में टोटल पावर जनरेशन कितना हुआ है। और ये पावर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये पावर, ये जितना ही पावर है, ये इनपुट बन जाता है। ये इनपुट बन जाता है किसके लिए, सारी फैक्ट्रीज के लिए। वही फैक्ट्री को आप पावर से चलाओगे, फैक्ट्री में जितनी मशीन है, हैवी मशीनरी हैं, वो किससे चलेंगी, वो ड्राइव किससे होगी, इलेक्ट्रिसिटी से ड्राइव होंगी, मतलब पावर से ड्राइव होंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग कभी भी सिंगल कंपोनेंट नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आती है, ठीक है, वहाँ पर ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है, तो उससे ये भी दिख रहा होता है कि हमारा माइनिंग भी स्लो होगा और इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट भी स्लो हुआ है, ये शो हो रहा होता है, ठीक है। कैसे, देखो एक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारी इसके अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर मेकिंग आती है, तो वो फैक्ट्रीज में होता है। और फैक्ट्रीज चलती इसकी वजह से, पावर की वजह से चलती हैं, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट करता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी को। और दूसरा जो फैक्ट्रीज है उसमें इनपुट कहाँ से आता है, फैक्ट्रीज में जो भी आप चीज़ें बनाना चाहते हो, ठीक है, प्रोसेस करना चाहते हो फूड को, तो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, मान लो रॉ मटेरियल बोल दो, ठीक है, या स्टील, अगर आपको कोई बड़े बड़े स्टील के कॉलम बनाने हैं, तो जो रॉ स्टील है वो कहाँ से आएगा, वो माइनिंग से आएगा। तो फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री ने उस टाइम पे फैक्ट्री कम चली है, ठीक है, फैक्ट्री अगर सही से नहीं चली है और बंद रही है ज़्यादा टाइम, तो इसका मतलब क्या है, माइनिंग में भी प्रॉब्लम आई होगी और इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। तो ये कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट है ना, वो इम्पैक्ट करता है माइनिंग को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी,
ठीक है, या वाइस वर्सा ही बोल सकते हो कि अगर माइनिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया है तो इससे इससे प्रॉब्लम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में भी क्रिएट हो सकती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी में भी क्रिएट हो सकती है। तो ये सब जो है ना इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। तो अगर एक में गिरावट आती है तो हमें पता चलता है कि थोड़ा थोड़ा गिरावट जो है ना माइनिंग में भी आई होगी और इलेक्ट्रिसिटी में भी आई होगी। और यहाँ पर क्या हुआ है इस बार, क्योंकि हमें देखने को मिला है जो आईआईपी का ग्रोथ है वो 4.8% पे है। ठीक है, टोटल इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है, तो इसका मतलब सभी सभी गिरे हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाला कंपोनेंट भी गिरा है, जो मेन इंजन है वो भी गिरा है, माइनिंग भी गिरी है साइमल्टेनियसली और इलेक्ट्रिसिटी भी गिरी है। तो ये जो सेक्टोरल व्यू है ना, ये बता रहा होता है कि कौन एक्चुअली में प्रोड्यूस कर रहा है, हु इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग। ठीक है, लेकिन जो डिमांड, ये हमारा 6 बकेट डिमांड है जो कि यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन है, ये क्या शो कर रहा होता है, देखो ये शो कर रहा होता है कि क्यों इस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, वाई इट वॉज मेड। ठीक है, और इसके अलावा क्या बताता है, किसके लिए बनाया जा रहा है और कौन इसको यूज करने वाला है। ठीक है, हु हु इज गोइंग टू यूज द प्रोडक्ट। ठीक है, कौन इसको कंज्यूम करेगा इन द एंड। ठीक है, तो ये इंडायरेक्टली कंज्यूमर का व्यू दिखा रहा है, मोस्टली कंज्यूमर का व्यू दिखा रहा है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बना उसको इन द एंड कौन कंज्यूम करेगा, जो फाइनल फाइनल क्लाइंट्स होंगे। ठीक है, उसमें इंटरमीडिएटरीज कंपनीज भी आ सकती है और हम भी आ सकते हैं। तो मतलब ये हमारा व्यू बता रहा है कि डिमांड एक्चुअली में कहाँ से आ रही है, डिमांड कहाँ से आ रही है। हम क्रिएट कर रहे हैं, अर्बन क्रिएट कर रहा है, रूरल एरिया क्रिएट कर रहा है, रूरल इंडिया क्रिएट कर रहा है ना ये, या कोई इंडस्ट्री, कोई इंटरमीडिएटरी इंडस्ट्री क्रिएट कर रही है, क्या वो एक्सपेंड होना चाहती है इसलिए वो कर रही है, तो उसके पीछे रीजनिंग है। ठीक है, अब वो जो 6 कंपोनेंट है उसके पीछे रीजनिंग है कि कैसे कैसे कब कौन सी डिमांड क्रिएट होती है, मतलब क्यों उसको क्यों किसी गुड को प्रोड्यूस किया जाता है और कौन उसको एक्चुअली में कंज्यूम करने वाला है। ठीक है, तो वो ये बता रहा होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी ओवरव्यू बताया है, हम अगली स्लाइड में इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने पहली स्लाइड में क्या सेक्टोरल व्यू, अभी हमने सेक्टोरल व्यू में सारे के सारे कंपोनेंट देख लिए है ना, मैन्युफैक्चरिंग देख लिया, माइनिंग देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी देख लिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन होती कौन सी है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक चीज़ बता दूं आपको, देखो जो हमारा ये है आईआईपी है, इसको जो है ना ये आईआईपी हेल्प करता है भाई ये बताने में कि जीडीपी का प्रीव्यू क्या होने वाला है, प्रीव्यू क्या होने वाला है जीडीपी का, ये जीडीपी प्रीव्यू देता है एक तरीके से। ठीक है, या कभी कभी पॉलिसी टूल की तरह ही वर्क करता है कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और ये नहीं ग्रो कर रही है, तो क्यों नहीं कर रही है, तो ये पॉलिसी मेकर्स के लिए हेल्पफुल रहता है, तो वो पॉलिसी टूल बन जाता है कभी कभी आईआईपी। ठीक है, तो उससे पता चलता रहता है। अब मैं ओवरऑल बता रहा हूँ यहाँ पर आईआईपी के बारे में कि माइनिंग सेक्टर में प्रॉब्लम है तो वहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्टर में प्रॉब्लम है तो वहाँ कुछ रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। ठीक है, या यूज बेस्ड जो क्लासिफिकेशन में 6 डिमांड्स हैं तो उसमें कौन सी जगह प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर कुछ रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। तो ऐसे करके एक पॉलिसी टूल की तरह ही वर्क करता है और जीडीपी का प्रीव्यू तो देता ही देता है ना, क्योंकि भाई जीडीपी तो ग्रोथ ही नापता है ना, तो ये भी आईआईपी वही देख रहा है। ठीक है, तो उसका प्रीव्यू देता है, मतलब स्नैपशॉट प्रोवाइड कराता है, ये समझ लो आप। और ये स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी हेल्प करता है, उनको भी एक व्यू देता है कि भाई कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो उनको भी एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है इस आईआईपी के थ्रू। तो इतने सारे लोग आईआईपी के डाटा पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, पॉलिसी मेकर हो गए, जीडीपी का खुद का डाटा भी हो गया और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हो गए, ये सब जो है ना आईआईपी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो इसलिए ये आईआईपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेजर करना हमेशा ज़रूरी रहता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा यूज बेस्ड कैटेगरीज, उसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें 6 बकेट्स हैं, प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएटरी गुड्स, अगला क्या है ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें पहले हम चलते हैं चलो प्राइमरी गुड्स पे चलते हैं। देखो प्राइमरी गुड जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं, पहले थोड़ा पढ़ते हैं फिर इसको पे डिस्कशन करेंगे। रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल होता है, इसकी वेटेज 34.05% है। रॉ मटेरियल और बेसिक गुड्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर एंड रिक्वायर मिनिमल प्रोसेसिंग। ठीक है, जिसको डायरेक्टली नेचर से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और उसको सिर्फ और सिर्फ बहुत कम मिनिमल प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। दे फॉर्म द बेस फॉर अदर इंडस्ट्रीज, ये बेस फॉर्म करती है अनदर इंडस्ट्री का, जिसमें कोयला आ गया है ना, मतलब कोल आ गया, क्रूड ऑयल आ गया, आयरन ओर आ गया, फर्टिलाइजर आ गया। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये इनपुट्स हो गए। ठीक है, ये इनपुट्स हो गए। तो ये देखो, ये प्राइमरी गुड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, जो प्राइमरी गुड्स है देखो ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट्री को रन करने के लिए। जो फैक्ट्री में है वो रन तो इन पे ही करेगी ना। ठीक है, फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन पे तो रन करेगी, ये तो करेगी नहीं। ठीक है, अगर प्राइमरी गुड्स का नंबर बढ़ रहा होता है
तो उससे मुझे क्या पता चल रहा है? अगर हमें कोई मुझे डाटा दिखाए और बोले कि यार ये जो प्राइमरी गुड्स है ना, इसमें इतने की ग्रोथ रेट आई है, इस पे मान लो 10% की ग्रोथ रेट आई है, तो क्या बता सकता है वो बंदा फिर इससे? वो ये बता सकता है कि यार इकोनॉमी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। वो सीधे ये बोल सकता है, क्योंकि फैक्ट्रीज रन कर रही होंगी बहुत ज़्यादा। भाई फैक्ट्री फ्यूल को जब बंद करेंगे तो उसे कुछ बना ही रही होंगी ना, खाली तो इंजन चला के या मशीन चला के छोड़ नहीं दिया होगा। ठीक है, तो प्राइमरी गुड्स में अगर कुछ ग्रोथ रेट आ रही होती है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट होती है, तो उससे ये पता चल रहा होता है कि इकोनॉमी बूम कर रही है, क्योंकि फैक्ट्रीज आर रनिंग हॉट। फैक्ट्रीज आर रनिंग हॉट, फ्यूल को बर्न कर रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रही हैं, कोयला यूज़ कर रही हैं। इसका मतलब फैक्ट्रीज जो है चल रही हैं। इसका मतलब इकोनॉमी भी अच्छी गाड़ी, और इकोनॉमी की जो गाड़ी है वो तेज़ी से चल रही है। ठीक है, तो इकोनॉमी बढ़ रही है। तो प्राइमरी गुड्स में अगर ये से अच्छा खासा ग्रोथ रेट मिलता है तो इकोनॉमी बढ़ रही होती है, हमें ये बताया जाता है। ठीक है, तो ये तो सबसे नॉर्मल चीज़ हो गई। अब देखते हैं कि ये कैपिटल, जो कैपिटल गुड होता है जिसकी परसेंटेज है 8.22 वेटेज दे रखी है इसको। ठीक है, 8.22% दे रखा है। वो क्या होती है? ठीक है, इसमें आती है मशीनरीज इक्विपमेंट यूज बाय द बिजनेसेस टू प्रोड्यूस अदर गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हेयर इंडिकेट्स कि बिजनेस जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं इन एक्सपेंशन। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। इसको मैं हटा देता हूँ, एक मिनट। देखो इसमें क्या है, ये जो कैपिटल गुड्स है, ये जो है ना एक तरीके का फ्यूचर ग्रोथ इंडिकेटर है। फ्यूचर ग्रोथ इंडिकेटर है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा होता है? ये शो कर रहा होता है कि जो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ठीक है, मतलब कैपेक्स कर रही हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही हैं। और ये करना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी फैक्ट्रीज या कंपनीज जो हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ठीक है, जो कंपनीज हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो वो सिग्नल क्या करता है? अगर ये बढ़ेगा, ठीक है, कैपिटल गुड्स जो है वो बढ़ेंगे, या अगर ये इंक्रीज होगा, इसमें ग्रोथ रेट आएगा, तो क्या बोल सकते हैं? इसे ये बोल सकते हैं कि जो फैक्ट्रीज है वो नई मशीनें बाय कर रही हैं। फैक्ट्रीज है वो न्यू मशीन्स मशीन्स बाय कर रही हैं। ठीक है, और बाय कर रही है टू एक्सपेंड। अभी कोई भी फैक्ट्री अपने आप को एक्सपेंड क्यों करना चाहती है? क्योंकि उसको दिख रहा होता है, फैक्ट्रीज को दिख रहा होता है कि फ्यूचर में आने वाली है बहुत ज़्यादा डिमांड। ठीक है, तो फ्यूचर की डिमांड को पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज अपने आप को आज के टाइम पे टुडे टुडे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करती हैं, नई मशीनरी खरीदती हैं जस्ट टू एक्सपैंड, कि वो जो फ्यूचर में आने वाली डिमांड है उसको फुलफिल कर पाए। ठीक है, तो अगर कैपिटल गुड्स बढ़ता है, ठीक है, कैपिटल गुड का जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो बढ़ती है, तो उससे ये पता चल रहा होता है, वो एक तरीके का फ्यूचर ग्रोथ इंडिकेटर है। वो ये शो कर रहा होता है कि फैक्ट्रीज जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही हैं। तो फैक्ट्रीज हैं वो नई नई मशीनें बाय कर रही हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही हैं। और कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कंपनी तभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करती है जब उनको दिख रहा होता है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड है इस प्रोडक्ट की भी, और ओवरऑल इकोनॉमी की भी बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है। तो वो इसलिए इन्वेस्टमेंट करती हैं टुडे। ठीक है, आज के टाइम पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो कैपिटल गुड के बढ़ने का यही मतलब होता है। और अगर ये घट रहा हो, तो सिंपल है, फैक्ट्रीज जो है डरी हुई हैं एक्सपेंशन से, और उनको पता है कि भाई फ्यूचर में मे भी डिमांड ना आए, तो वो कौन सी स्टेट में होती है इस टाइम पे? वेट एंड वॉच। वो वेट और वॉच कर रही होती है बस। ठीक है, तो कैपिटल गुड ये दिखा रहा होता है, कैपिटल गुड जो है एक फ्यूचर ग्रोथ इंडिकेटर है। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? इंटरमीडिएटरी गुड्स, जिसकी परसेंटेज कितनी है, मतलब वेटेज कितना है? 17.22%। ठीक है, प्रोडक्ट दैट हैव अंडरगोन सम प्रोसेसिंग, वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें थोड़ी प्रोसेसिंग करी गई होती है, बट आर स्टिल मेंट टू यूज एज अ इनपुट फॉर मेकिंग अ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, जिसमें आता है कॉटन यार्न, स्टील बार्स, केमिकल प्रोडक्ट्स या कंपोनेंट्स, या प्लाईवुड। ठीक है, तो देखो हमें पता है कॉटन यार्न से जो है, कॉटन यार्न से क्या होता है? शर्ट बनती है। ठीक है, प्लाईवुड से क्या है? आप प्लाईवुड से क्या बना सकते हो? प्लाईवुड से फर्नीचर बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है ना, ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है, ये भी एक तरीके का सप्लाई चेन, ये सप्लाई चेन इंडिकेटर है। ये सप्लाई चेन इंडिकेटर है। तो यहाँ ये प्रिडिक्ट कर रहा है फ्यूचर को, ये भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है, तो ये भी एक तरीके का लीड इंडिकेटर है। लीड इंडिकेटर।
ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स है, अगर इसमें जो है, अगर आज टुडे, आज मैं टुडे की बात करता हूँ, टुडे टुडे इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिलती है, मान लो ये हुआ, ठीक है, ये हुआ, तो इससे क्या है, इसका मतलब फैक्ट्री, जो फैक्ट्री ए है उसने कुछ प्रोसेसिंग करके कॉटन यान बनाया होगा, ठीक है। अब कॉटन यान जो है वो ऐसे ही नहीं बनाया होगा, प्लाईवुड बनाया होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें बनाई होंगी, ये ऐसी तो बनाई नहीं होंगी, ये किसी फैक्ट्री को, दूसरी फैक्ट्री को बेचने के लिए बनाई होंगी, मान लो फैक्ट्री बी को बेचने के लिए बनाई होंगी। अब फैक्ट्री बी क्या करेगा, इस कॉटन यान का करेगा क्या भाई, वो क्या है, वो शर्ट बनाएगा या प्लाईवुड से क्या फर्नीचर बनाएगा, ठीक है। तो इससे क्या शो हो रहा है, देखो, हमें हमें ग्रोथ तो देखने को मिली आज इंटरमीडिएटरी गुड्स में, ठीक है, लेकिन उससे हमें फ्यूचर में क्या पता चला, हमें फ्यूचर में ये पता चला कि फ्यूचर में शर्ट बनने की और फर्नीचर बनने की डिमांड आने वाली है, ठीक है। तभी तो कोई फैक्ट्री भी एक स्टॉकअप करेगी इन चीज़ों को, वो तभी तो कॉटन यान खरीदेगी या प्लाईवुड खरीदेगी। और क्योंकि कॉटन यान और प्लाईवुड बिक रहे हैं, इसका मतलब आज के दिन पे इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर ग्रोथ रेट आई होगी, ठीक है। तो क्योंकि हमने माना है कि आज के दिन पे ग्रोथ रेट दिखी है हमें इंटरमीडिएट गुड्स में, तो हमें पता चल रहा है कि फैक्ट्री ए ने बहुत सारा कॉटन यान बना के फैक्ट्री बी को बेचा होगा, और फैक्ट्री बी को जब मिला होगा वो, तो उससे वो क्या करेगी इन द एंड, शर्ट बनाएगी या फर्नीचर बनाएगी। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है फ्यूचर में इन चीज़ों के अंदर, मान लो कि अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर डिमांड आने वाली है, ठीक है। और उस डिमांड को पूरा करने के लिए फैक्ट्री भी स्टॉकअप कर रही है ये मटेरियल्स, ठीक है। तो यही दशा रहा होता है। अगर इंटरमीडिएटरी गुड्स के अंदर आपको कभी भी ग्रोथ देखने को मिले, तो आप ये बोल सकते हो कि आने वाले 3-4 महीनों में जो है ना, और ग्रोथ बढ़ सकती है, ग्रोथ आ सकती है, और क्योंकि फैक्ट्री भी फाइनल प्रोडक्ट बना के, शर्ट बना के किसको बेचेगी, हमको तो बेचेगी, या बाहर एक्सपोर्ट करेगी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ग्रोथ आएगी। तो इसलिए ये एक सप्लाई चेन इंडिकेटर है, और ये प्रेडिक्ट कर रहा होता है फ्यूचर को, इसलिए इसको लीड इंडिकेटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगला कंपोनेंट देखते हैं, अगला कंपोनेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड। इसको कितनी वेटेज मिली है, 12.33, ठीक है। इसमें क्या है, गुड स्पेसिफिकली यूज फॉर बिल्डिंग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन द रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, ठीक है। जैसे सीमेंट हो गया, ब्रिक हो गई, स्ट्रक्चरल स्टील रेल्स हो गई या केबल्स हो गई, ठीक है। तो ये देखो, ये कैसा इंडिकेटर है, ये इंफ्रा कंस्ट्रक्शन गुड्स वाला, ये कैसा इंडिकेटर है, ठीक है। इंफ्रा लिख देता हूँ, ये जो है एक जॉब क्रिएशन इंडिकेटर है, तो देखो, अगर इसमें ग्रोथ आई होती है, तो हमें इससे क्या पता चल रहा होता है कि भाई जो गवर्नमेंट है या जो प्राइवेट कंपनीज है वो क्या कर रही हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा रोड्स बना रही हैं, ब्रिज बना रही हैं, ठीक है, रोड बन रही है, ब्रिज बन रहे हैं, ठीक है, हाईवेज बन रहे हैं, हाउस बन रहे हैं, ठीक है, हाउस बन रहे हैं। तो इससे क्या शो हो रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, वो इससे ये शो हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रही है। तो यही है, जो अगर इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन गुड्स के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, तो हमें उससे ये पता चल रहा होता है कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही हैं, रोड बना रही हैं, ब्रिक बना रही हैं, हाईवे बना रही हैं। तो जब हाईवे बनाएंगे तभी तो ये ब्रिक, सीमेंट, स्टील रेल्स ये बिकेंगी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये खरीदना पड़ेगा। तो उसकी वजह से जो इंफ्रा स्लैश कंस्ट्रक्शन गुड्स हैं उसमें क्या आएगा, उसमें ग्रोथ आएगी, उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इन द एंड हमें पता चलेगा कि डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। ये इसके अलावा हमें यही पता चल रहा है, क्योंकि ये जॉब क्रिएशन इंडिकेटर है, भाई जो रोड्स हैं, ब्रिज हैं, हाईवे हैं, हाउस हैं, बनाएगा कौन, सेमी स्किल्ड सेक्टर वाले लोग बनाएंगे, थोड़े अनस्किल्ड सेक्टर वाले लोग बनाएंगे, ठीक है। वो ज़्यादातर काम मजदूरी करते हैं, ठीक है, वो लेबर वर्क करते हैं। तो इस समय ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जॉब भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी, ठीक है, जॉब भी क्रिएट हुई है। तो इसका मतलब हमें आगे आने वाले डाटा में जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होती है, वो रिड्यूस होती हुई दिखेगी हमें, ठीक है। तो वो ये भी शो कर रहा होता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंफ्रा वाला। अगला क्या है, अगला देखते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। इसको वेटेज कितनी दी गई है, 12.84। इसमें क्या थोड़ा पढ़ते हैं, फाइनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं दैट हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पेन यूजुअली ओवर 3 years एंड आर कंसिडर्ड डिस्क्रिशनरी परचेज। ग्रोथ हेयर इंडिकेट्स कंज्यूमर फील वेल्दी एंड कॉन्फिडेंट। इसमें क्या कौन से कंपोनेंट्स आते हैं या मटेरियल आते हैं, कार हो गई, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, टेलीविजन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। तो थोड़ा इस पर आप देखते हैं, देखो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं ना,
CD बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये क्या है, ये कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस शो कर रहे होते हैं, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस शो कर रहे होते हैं, ठीक है भाई। और मोस्ट मैं इसको बोलूँ अर्बन अर्बन कॉन्फिडेंस शो कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्बन में ही मोस्ट प्रोबेबली ऐसे लोग होते हैं जो, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, कि जो ऐसे बिग टिकट्स मटेरियल को खरीदते हैं, ठीक है, आइटम्स को खरीदते हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव या बिग टिकट्स टिकट्स आइटम्स को बाय करते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत सारे लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड्स को खरीद रहे हैं और वहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अर्बन कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है, ठीक है। वो एक प्रॉक्सी बन जाता है अर्बन कॉन्फिडेंस का। ऐसा नहीं कि रूरल वाले लोग नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि अर्बन कॉन्फिडेंस ज़्यादा शो कर रहा होता है, ठीक है, रूरल से। तो हम यहाँ पर अर्बन को ही मान के चलेंगे यहाँ पर कि अर्बन कॉन्फिडेंस ही शो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर CD बढ़ रहा होता है, वहाँ पर ग्रोथ रेट देखने को मिल रही होती है, इसका मतलब बहुत सारे मटेरियल बिक रहे हैं। तो इससे ये शो हो रहा है कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार है, ठीक है। और लोग वेल्दी हैं, लोगों के पास पैसा है, भाई लोग ये मटेरियल तभी खरीदेंगे जब उनको फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमी बहुत नॉर्मल मिलेगी, ठीक है, बहुत अच्छी खासी ग्रोथ में मिलेगी, तभी वो ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। तो वो खरीद कह सकते हैं, वो लोन लेने को तैयार है खरीदने के लिए, ठीक है, या अपनी सेविंग्स को एग्जॉस्ट करने को तैयार है, सेविंग एग्जॉस्ट कर देंगे, ठीक है। वो तभी ये सब चीज़ें कर सकते हैं, अपनी सेविंग को तभी यूज़ करते हैं, उनको पता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। क्योंकि अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो भाई वो लोन भी नहीं लेंगे, लोन क्यों लें, बहुत उसमें फालतू में डेप्ट में पड़ जाते हैं लोग, है ना। या अपनी सेविंग को भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, बचा के चलते हैं कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मे बी फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो अभी हम ना ही लोन लेते हैं और सेविंग को बचा के रखते हैं कि फ्यूचर में हम अपने आप को एक सस्टेन कर पाएँ, ठीक है, उस एडवर्स कंडीशन में सस्टेन कर पाएँ। तो अगर CD बढ़ रहा होता है, इसका मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और प्रॉपर चल रही है, और लोग जो है एक्सपेंसिव मटेरियल खरीदने को तैयार है, या आइटम्स खरीदने को तैयार है, बिग टिकट आइटम्स खरीदने को तैयार है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट थिंग, और अर्बन कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, ठीक है, ये शो कर रही होती है। ये एक और चीज़ शो करती है, ये जो ना लोगों का, पीपल का सेंटिमेंट बताती है, ठीक है, ये एक सेंटिमेंट चेक की तरह भी काम करती है। तो सेंटिमेंट चेक में क्या है, मान लो अगर अर्बन एरिया में बहुत सारे लोग जॉब लूज करने लग जाए, है ना, मतलब क्या, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाए, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाए, फॉर एग्जांपल इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब क्या शो हो रहा है कि इकोनॉमी में थोड़ा गिरावट है और प्लस इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं, ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये जो ना पीपल सेंटिमेंट्स को ही बताता है। तो उस टाइम पे जो CD है वो गिरता हुआ दिखेगा हमें। तो लोग क्या है भाई, लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, तो लोग क्या है, सबसे पहले किस चीज़ को कट करेंगे, सबसे पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को कट करेंगे, वो उसको खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये पीपल का सेंटिमेंट भी शो कर रही होती है। अगर ये गिरता हुआ दिखेगा तो इससे एक बंदा, इकोनॉमिक्स ये भी बोल सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है फ्यूचर में, इकोनॉमी घट सकती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो लोग इसको खरीदेंगे नहीं, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है उसको खरीदेंगे नहीं इन द एंड, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग द पीपल विल कट, ठीक है, अपने पाई में से उसको सबसे पहले बाहर फेंक देंगे। तो यही है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये चीज़ शो कर रहा होता है। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, ठीक है, इसको कितनी वेटेज दी गई है, 15.33%। ये फाइनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं दैट आर कंज्यूम क्विकली और हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, ठीक है। और ये जो है ना असेंशियल आइटम्स है। देखो असेंशियल आइटम्स का मतलब क्या हो गया, जैसे पैक्ड फूड हो गया, मेडिसिन हो गई, सोप हो गई, कॉस्मेटिक हो गई, एडिबल ऑयल हो गई। तो ये किस टाइप का इंडिकेटर है, ठीक है, ये प्रॉक्सी है, ये प्रॉक्सी इंडिकेटर है रूरल का, रूरल की कॉन्फिडेंस शो करता है, ठीक है। जो कंज्यूमर था वो अर्बन का दिखा रहा था, मोस्ट अर्बन कॉन्फिडेंस दिखा रहा था, और ये क्या है, प्रॉक्सी है किसका, रूरल कॉन्फिडेंस का, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या होता है, ये सारे के सारे जनरल आइटम्स होते हैं, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल जो है जनरल आइटम होते हैं, मतलब सोप हो गई, मेडिसिन हो गया, ठीक है, पैकेज फूड हो गए। तो देखो लोग जो है चाहे कितनी भी इकोनॉमी ख़राब हो, खाना तो नहीं छोड़ सकते हैं, ये तो मर जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो कुछ ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं जो लोगों को खरीदनी ही पड़ेंगी। लोग बीमार हैं तो भाई मेडिसिन तो खरीदनी ही पड़ेगी, चाहे इकोनॉमी कैसी भी हो, कितनी भी लो हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को खाना खाने के लिए चाहिए, प्लस अगर वो बीमार है तो उनको मेडिसिन चाहिए, ठीक है, एडिबल ऑयल चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ना रूरल डिमांड को शो करती है मोस्टली। तो अगर मान लो
ये कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स अगर इसमें ग्रोथ ना देखने को मिले, ये गिरे, ठीक है, ये गिरे, तो इसका मतलब क्या है? इससे सिग्नल हो रहा है कि क्राइसिस आने वाली है। ठीक है, क्राइसिस चल रही है, वैसे ये भी बोल सकते हैं क्राइसिस चल रही है क्योंकि गिरा हुआ है, क्राइसिस चल रही है। और अगर क्राइसिस चल रही है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा होगा। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तभी लोग जो हैं, तभी जो है ना, लोग एसेंशियल चीज़ें भी नहीं खरीद पाते हैं। ठीक है, अगर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में गिरावट दिखी है, इसका मतलब लोग मेडिसिन भी नहीं खरीद रहे हैं और फूड भी नहीं खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब रियल क्राइसिस चल रहा है अभी। और वो कैसे आ सकती है? या तो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो कि इतना महंगा सामान हो गया हो कि भाई आटा भी लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, या रूरल की इनकम जो है वो बहुत ही कम हो गई हो। ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न, एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से उनकी इनकम खत्म हो गई हो, या उन जो अलाइड एक्टिविटीज़ है वहाँ से भी कोई पैसा नहीं आया हो। ठीक है, तो इसलिए रूरल इनकम कम हो गई हो। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ गई हो या रूरल इनकम कम हो गई हो। ठीक है, इसलिए बिकॉज ये चीज़ें हुई होती हैं, तभी लोग जो है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं। मतलब कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स ऐसी चीज़ें बहुत एसेंशियल चीज़ है जिसको लोग खरीदना ही पड़ता है, लेकिन अगर वो नहीं खरीद पा रहे हैं उसको भी, इसका मतलब उस टाइम पे जो इकोनॉमी है बहुत बुरी हालत में, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है। ठीक है, तो ये शो कर रही है। ठीक है, बस ये इतना ही था, आगे बढ़ते हैं। वाई डिड ग्रोथ स्लो डाउन? जो इकोनॉमिस्ट है, हाईलाइट सेवरल स्पेसिफिक फैक्टर्स दैट ड्रैग द नंबर डाउन इन जनवरी। ठीक है, पहला क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ड्रैग, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द लायन शेयर ऑफ द IIP। ठीक है, तो अगर जरा सा भी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में ड्रॉप आएगा, जो कि हमें देखने को मिला है 8.4% से, जो कि दिसंबर में थी, इसे 4.8% हो गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग ड्रैग जो है वो प्राइमरी कल्प्रिट है। तो अकॉर्डिंग टू बार्कले इकोनॉमिस्ट आस्था गुडवानी, उन्होंने बोला है दिस स्लो डाउन इन मैन्युफैक्चरिंग अलोन शेव्ड, कितना शेव कर दिया है? 2.77% मतलब 277 बेसिस पॉइंट शेव कर दिया। ठीक है, फ्रॉम द ओवरऑल हेडलाइन ग्रोथ नंबर। तो इतना इतना बड़ा इम्पैक्ट किया है इसने। तो ठीक है, अब देखते हैं सेकंड में क्या बोल रहा है ये, अनफेवरेबल बेस इफेक्ट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है यूजुअली मेजर होती है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो अगर आउटपुट जो है, आउटपुट इन द बेस मंथ जो कि जनवरी ऑफ द प्रीवियस ईयर होता है, अगर उस टाइम पे बहुत हाई होता है, तो इट मेक्स अचीविंग अ हाई परसेंटेज ग्रोथ रेट दिस ईयर मैथमेटिकली हार्ड, वो मैथमेटिकली हार्ड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब हम ग्रोथ नाप रहे होते हैं तो इसमें जो डिवाइड करते हैं, डिवाइड हम जब करते हैं वो प्रीवियस ईयर का डिवाइड होता है, तो प्रीवियस ईयर की जो वैल्यू है बहुत हाई होती है, तो इन द एंड हमें जो परसेंटेज में ग्रोथ दिख रही होती है वो कमी दिखती है। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं स्टैटिस्टिकल क्वार्क, इज नोन एज दिस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल क्वार्क इज नोन एज अनफेवरेबल बेस इफेक्ट। बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल बेस इफेक्ट होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि कम दिख रही हो हमें ग्रोथ। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? पोस्ट फेस्टिव हैंगओवर। ठीक है, तो इसमें क्या है, ICRA के इकोनॉमिस्ट हैं आदित्य नायर, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो फैक्ट्रीज हैं यूजुअली रैंप अप करती हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं टू मीट द हाई कंज्यूमर डिमांड ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन विच पीक्स लेट इन द ईयर। ठीक है, तो जब ये फेस्टिव सीजन एंड हो जाता है और स्टोर की जो सेल्स होती है वो रिस्टॉक हो जाती हैं, जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो फैक्ट्रीज जो है ना नेचुरली स्केल बैक करती हैं प्रोडक्शन को स्लाइटली इन द जनवरी, मतलब प्रोडक्शन कम कर देती हैं। पहले तो रैंप अप किया था क्योंकि फेस्टिव सीजन में डिमांड ज़्यादा होती है मटेरियल्स की, ठीक है, या आइटम्स की, तो उस टाइम पे वो रैंप अप करती हैं। लेकिन जब फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है और स्टॉक जो है एक बार जो सेल्स होती हैं वो एक बार रीस्टॉक्ड हो जाती हैं, तो फैक्ट्रीज नेचुरली स्केल बैक कर लेती हैं प्रोडक्शन को। इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि भाई ग्रोथ कम दिख रही हो जनवरी में। अगला क्या है? टैरिफ अनसर्टेनिटीज। जो बिजनेस हैं वो हेट करते हैं अनसर्टेनिटी को। लिंगर्स क्वेश्चन अबाउट द ग्लोबल ट्रेड टैरिफ कैन मेक द मैन्युफैक्चरर कॉशियस। ठीक है, लीडिंग देम टू डिले रैंपिंग अप प्रोडक्शन अंटिल दे हैव मोर क्लैरिटी ऑन एक्सपोर्ट कॉस्ट एंड ग्लोबल डिमांड। तो क्योंकि टैरिफ अनसर्टेनिटी चल रही है, अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, ठीक है, जियो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या शॉक वेव्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर है बहुत ज़्यादा कॉशियस है और वो डिले कर रहे हैं कि वो प्रोडक्शन को रैंप अप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, क्या पता है एक्सपोर्ट ही ना कर पाए, उनका सामान सिर्फ बन के रह जाए, सिर्फ पोर्ट पे खड़ा रहे, कुछ हो ही ना उसका। तो इसलिए लोग जो है, जो मैन्युफैक्चरर हैं वो थोड़े कॉशियस हैं और अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अभी वो मटेरियल को नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, रैंप अप नहीं कर रहे हैं, उसको डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है। ठीक है, इसके बावजूद भी सिल्वर लाइनिंग क्या है? व्हाट परफॉर्म वेल डिस्पाइट द ब्रॉडर स्लो डाउन तो हुआ है, कुछ सेगमेंट जो है विद इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उन्होंने अभी भी एक्सीलेंट ग्रोथ को शो किया है ईयर ऑन ईयर। पहला क्या है?
बेसिक मेटल्स जिसमें ग्रोथ देखने को मिली है हमें 13.2%। दिस यूजुअली इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन और हैवी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ अच्छी खासी चल रही है, ठीक है। मोटर व्हीकल्स एंड ट्रेलर्स वो भी ग्रू हुए हैं 10.9%। सिग्नल क्या कर रहा है कि हेल्दी डिमांड है अभी भी ऑटो सेक्टर के अंदर। नॉन मेटेलिक मिनरल प्रोडक्ट्स ग्रू बाय 9.9%। ये क्या इंक्लूड कर रहा है? दिस इंक्लूड्स थिंग्स लाइक सीमेंट, ग्लास, और ये भी अगेन पॉइंटेड आउट कर रहे हैं कि भाई हाँ, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट जो है वो भी ग्रोथ में है, वो भी ग्रू कर रहा है, वहाँ पर भी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें शो कर रहे हैं। तो ठीक है, बस यही था हमारी सेकंड न्यूज़ में। अभी बार थर्ड न्यूज़ को देखते हैं। तो थर्ड न्यूज़ में क्या है? इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सेलरेट टू 4 मंथ हाई इन फरवरी, ठीक है। तो पहले थोड़ा पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर बिल्डअप करेंगे। India's manufacturing sector showed strong acceleration in February, driving primarily by robust demand within the country. तो इसके जो की मेट्रिक है यूज टू मेजर दिस पर्टिकुलर हेल्थ, वो होता है कौन सा? HSBC का परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, PMI इसको बोलते हैं, जो क्लाइम हो गया है, क्लाइम टू 56.9 अप फ्रॉम 55.4 इन जनवरी। This marks a 4 month high and signals a solid expansion in the factory activities, ठीक है। तो PMI होता क्या, एक बार ये देख लेते हैं पहले। तो अब देखते हैं कि PMI होता क्या है। What is the PMI? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, PMI, ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिसको ड्रैग किया जाता है मंथली सर्वे से ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। तो अगर PMI की रीडिंग जो है वो 50 से ऊपर आती है, तो इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एक्सपेंड कर रहा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ। 50 से कम आती है, 50 से कम आती है तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और अगर एग्जैक्टली 50 आती है, इसका मतलब कोई भी चीज़ नहीं है। हमें पता है कि इस बार की जो PMI की रीडिंग आई है वो आई है 56.9। तो इसका मतलब क्या है, जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो जस्ट ग्रो नहीं कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है एट अ हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग पेस। देखो, PMI बहुत अलग टाइप का इंडिकेटर है। हमें पता है कि GDP का डाटा आता है हमारे पास, प्लस IIP का भी हमने डाटा पढ़ा। तो ये जो डाटा है ना, ये रिलाय करता है गवर्नमेंट के हार्ड डाटाज पे, और जो गवर्नमेंट का डाटा होता है ना, थोड़ा एक महीने लैग करता है, ठीक है, लैग्ड होता है डाटा। लेकिन जो PMI है ना, जो PMI है वो रियल टाइम इंडिकेटर है, ठीक है। तो ये क्या है, रियल वर्ल्ड के बारे में बता रहा होता है, प्लस ग्राउंड लेवल सेंटिमेंट्स बता रहा होता है, किसके? उन लोगों के, उन पीपल के जो एक्चुअली में फैक्ट्रीज को रन कर रहे हैं, ठीक है। तो PMI क्या है, किसको टारगेट नहीं करता? PMI CEO को टारगेट नहीं करता, और उनसे जाके कुछ भी नहीं पूछता, उनसे जाके ऐसा कुछ नहीं पूछता कि भाई आपका ग्रैंड विजन क्या है। नहीं 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 नहीं, ये सब चीज़ें नहीं पूछता है। ये PMI डायरेक्ट टारगेट करता है परचेसिंग मैनेजर्स को, जो परचेसिंग मैनेजर्स होते हैं उनको टारगेट करता है, उनसे क्वेश्चंस पूछता है। या मैं बोलूँ सप्लाई चेन मैनेजर्स को, उनको टारगेट करता है और उनसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको क्या लगता है, आप सबको क्या लगता है कि इंडस्ट्री और जो इकोनॉमी वो किस तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूछते हैं। उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो उनसे अलग अलग टाइप के सर्वेस लिए जाते हैं। अब इनसे ही क्यों पूछा जाता है, इनको ही क्यों टारगेट किया जाता है, CEO को क्यों नहीं पूछ रहे? देखो, परचेजिंग मैनेजर्स और सप्लाई चेन मैनेजर्स को जो ना एक्चुअली में पता होता है कि क्या होने वाला है। क्यों? एक इकोनॉमी में किस चीज़ की डिमांड है और किस चीज़ की डिमांड नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी को मान लो स्मार्टफोन बनाना है, ठीक है, कार बनानी है, या क्लोथ बनाने हैं, ठीक है, क्लोथ बनाने हैं, तो इन परचेजिंग मैनेजर्स को पता होता है, क्योंकि इनको ही तो वो ऑर्डर डालने होते हैं, इन्हीं लोगों को तो ऑर्डर डालने होते हैं भाई, इन्हीं को तो वो स्टील खरीदनी होगी, ठीक है, या माइक्रोचिप्स खरीदनी होंगी ये सब चीज़ें बनाने के लिए, या फैब्रिक खरीदना पड़ेगा। तो इनको पता होता है कि किस सेक्टर में ज़्यादा डिमांड आ रखी है। तो अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, अगर डिमांड जो है हाई है प्रोडक्ट्स की, तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर लोग हैं बहुत सारे ऑर्डर करेंगे, रैंप अप करेंगे अपने ऑर्डर्स को, रैंप अप करेंगे। और अगर डिमांड कम है, डिमांड फेल हो रही है, तो इसका मतलब ये बाय ही नहीं करेंगे, ये ऑर्डर ही नहीं देंगे, ठीक है। तो इन लोगों को पता होता है, परचेजिंग मैनेजर्स और सप्लाई चेन मैनेजर्स को पहले से पता होता है कि कंपनी को स्मार्टफोन बनाने हैं, कार बनानी है, क्लोथ बनानी है,
तो उसके लिए, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसके लिए उसको ऑर्डर करना पड़ेगा, स्टील मंगानी पड़ेगी, ठीक है, स्टील ऑर्डर करना पड़ेगा, उसके ऑर्डर्स डालने पड़ेंगे, माइक्रो चिप्स के ऑर्डर डालने पड़ेंगे, फैब्रिक के ऑर्डर डालने पड़ेंगे। तो उसको पता चल जाता है कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो वो अपने आप ही रैंप अप कर देता है ऑर्डर्स, और डिमांड अगर कम है तो वो ऑर्डर्स को करता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों से पूछा जाता है कि भाई ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं, ऑर्डर आ भी रहे हैं आपके पास? तो जैसे ही ऑर्डर ये बोलते हैं हाँ ऑर्डर तो बहुत आ रहे हैं, इस चीज़ में आ रहे हैं, इस चीज़ में आ रहे हैं, इस चीज़ में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, तो वहाँ से जो इकोनॉमिस्ट है उनको पता चल जाता है कि हाँ रियल टाइम में जो डिमांड चल रही है बहुत अच्छी खासी चल रही है, इसका मतलब जीडीपी का डाटा है जो हमें अगले मंथ मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, हमें बढ़ता हुआ मिलेगा। तो ये एक तरीके से पहले से रियल टाइम बता रहा होता है कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, ग्रोथ की डायरेक्शन में जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ़ायदा होता है इन चीज़ों से। अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह वर्क कर रहा होता है फॉर द इकोनॉमी, पीएमआई जो है, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 5 की पिलर्स ऑफ द पीएमआई, जब सर्वे हो रहा होता है इन मैनेजर्स का तो इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि जो स्पेसिफिक बिजनेस है उसकी कंडीशन क्या हैव इम्प्रूव्ड या डिटोरेट, इम्प्रूव हुई है या डिटोरेट हुई है या सेम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ, सेम ही है। ये जो फाइनल पीएमआई स्कोर है ये होता है एवरेज वेटेड ऑफ द 5 कोर कंपोनेंट। इसमें अलग अलग, इसमें भी सेम अलग अलग वेटेज दे रखे हैं। न्यू ऑर्डर को कितना वेटेज दे रखा है? 30%। इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं? आर कस्टमर ऑर्डरिंग मोर प्रोडक्ट, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर रेवेन्यू यही होता है कि कस्टमर्स ऑर्डर कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट खरीद भी रहे हैं नहीं, है ना। तो ये बहुत क्रिटिकल इंडिकेटर है, ये बता रहा है कि फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने तभी नए ऑर्डर डाले होंगे क्योंकि कस्टमर्स को खरीदना है, ठीक है, नए ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके पास। तो और सेकंड क्या है? आउटपुट या प्रोडक्शन, 25% को वेटेज दी गई है। इज द फैक्ट्री एक्टिवली प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स दिस मंथ देन द लास्ट मंथ? अगर लास्ट मंथ से कम गुड्स प्रोड्यूस कर रही है इसका मतलब डिमांड कम है, या फैक्ट्री को लग नहीं रहा कि फ्यूचर में कुछ डिमांड है, तो इसलिए इसको थोड़ा कम वेटेज दिया, सेकंड नंबर पे वेटेज दिया, ठीक है। तीसरा क्या है? एम्प्लॉयमेंट, 20% वेटेज दिया गया है। इज द कंपनी हायरिंग मोर वर्कर्स, या वो ले ऑफ कर रही है या कुछ कर ही नहीं रही है, पॉज कर रही है हायरिंग। देखो कंपनी कब हायर कर रही होती है? जब उस पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग द वर्कर्स, तो वो और वर्कर्स को हायर करती है, या बहुत ज़्यादा डिमांड आई होती है जिसको वो पूरा नहीं कर सकती है अभी के नंबर से, तो वो और हायर करती है। तो अगर ज़्यादा हायर हो रहा होगा इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, इकोनॉमी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। अगर ले ऑफ हो रहे हैं तो इसका मतलब इकोनॉमी नेगेटिव डायरेक्शन में है और कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें हम ज़्यादा कोई बता नहीं पाते हैं ना कि भाई पॉज क्यों किया है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। अपने आपको एक्सपेंड कर रही है मे बी कंपनी, या अभी कुछ और, अभी जितनी डिमांड है उसके हिसाब से जितने नंबर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स है वो सफिशिएंट है, तो उसमें हम ज़्यादा कोई बता नहीं सकते कि पॉज हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आती हैं। फोर्थ क्या है? सप्लाई डिलीवरी टाइम, 15% इसको वेटेज दिया गया है। देखो ये तो एक अलग चीज़ है। आर रॉ मटेरियल टेकिंग लॉन्गर टाइम टू अराइव? अगर हाँ इसका आंसर यस है तो ये तो बहुत अलग अलग चीज़ है, ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव है ये चीज़। अगर किसी रॉ मटेरियल की डिलीवरी टाइम में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब क्या है? जो डिलीवरी कर रहा है बंदा, जो सप्लायर है, वो बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रखे हैं, इसलिए वो अलग अलग जगह जाके उसको डिलीवरी करनी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंगली स्लोअर डिलीवरी एक्चुअली इंक्रीज द पीएमआई स्कोर, ये काउंटर इंट्यूटिव है चीज़। तो अगर सप्लायर आर बैक्ड अप एंड टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू डिलीवर, इसका मतलब क्या है कि मैसिव बूम आ रखा है इन द डिमांड अक्रॉस द होल इकोनॉमी। तो ये थोड़ा अपोजिट वर्क कर रहा होता है। स्टॉक ऑफ परचेज आइटम, जिसमें इन्वेंट्री को 10% वेटेज दिया गया है कि मतलब आर फैक्ट्री इज होल्डिंग मोर रॉ मटेरियल इन एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर वर्क। अगर वो ऐसा कर रही है इसका मतलब पीएमआई का जो स्कोर है वो बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ता है। द ड्यूल नैरेटिव, डोमेस्टिक बूम वर्सेस द एक्सपोर्ट ग्लूम। डोमेस्टिक में जहाँ बूम है, दूसरी ओर एक्सपोर्ट में ग्लूम है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है वो हाईलाइट कर रहा है क्लियर डाइवर्जेंस बिटवीन हाउ इंडियन गुड्स आर सेलिंग लोकली वर्सेस इंटरनेशनली, ठीक है। इसके पीछे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, जैसे पढ़ते हैं थोड़ा। डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है कि प्राइमरी इंजन फॉर फेब्रुअरी ग्रोथ वाज अ लोकल डिमांड। Manufacturer reported that new business surge due to successful marketing, stronger client requirement और जनरल बायंसी की वजह से in the domestic market. Company also invested in the new technology and improved the efficiency to meet this demand. ठीक है, इसको सुनो आराम से। देखो लोकल कंज्यूमर बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं, ये सबसे पहली चीज़ है, ठीक है। जो हमारी खुद की लोकल डिमांड है वो बहुत अच्छी है, गुड, ठीक है। दूसरी बायंसी भी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब रेजिलियंस और अपवर्ड टेंडेंसी है लोगों की।
लोग जो है ना अपने पास पैसा रोक के नहीं बैठे हुए हैं, वो खर्च कर रहे हैं, उसको इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी ओर कंपनीज हो गए, जो मैन्युफैक्चरर हो गया, वो भी एक प्रोएक्टिव चीज़ें को प्रोएक्टिवली वर्क कर रहा है। मतलब क्या है, जो कंपनीज है वो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो लक्की हैं, इस टाइम पे लक्की है, नहीं नहीं नहीं, वो एक्टिवली डिलीवर कर रही है इस डिमांड को। मतलब वो सक्सेसफुल मार्केटिंग कर रही हैं, वो मार्केटिंग इनिशिएटिव चला रही हैं, देखो सक्सेसफुली मार्केटिंग इनिशिएटिव चला रही हैं। और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ना, स्ट्रॉन्गर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसको समझ के पूरा कर रही हैं, समझने के बाद उसको रिकॉग्नाइज कर रही हैं, अंडरस्टैंड कर रही हैं, और फिर कस्टमर को, हमारे इंडियन कस्टमर को क्या चाहिए उसको प्रोवाइड करा रही है। भाई आप कुछ भी नहीं बना सकते हो, जो कस्टमर को चाहिए वो बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो डिमांड, एक्चुअल डिमांड है, उसको समझ के उसको ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो कंपनी जो है ना, हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, वो ये काम कर रहे हैं, तो प्रोएक्टिव मेजर्स कर रहे हैं, ठीक है। और एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए सेल कर पा रहे हैं क्योंकि वो डिमांड डिमांड और रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं क्लाइंट की, ठीक है। और दूसरा ये क्या बोला है कि इन्वेस्ट इन द न्यू टेक्नोलॉजीज, क्योंकि इनको पता है कि लोकल डिमांड ही बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास बहुत पैसा है इस टाइम पे, ड्यू टू सम रीजन, जैसे रेट रैशनलाइजेशन हुआ है, ठीक है, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से पैसा लोगों पे बहुत सारा आ गया है ना, इकोनॉमी अच्छी खासी गोल्डी लॉक फेज में है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या है, कंपनीज जो है ना नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आ रही हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है। अभी वो ऐसा, उनको पता है कि फ्यूचर में बहुत सारा डिमांड आएगी, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत बड़ी डिमांड आएगी, उसको पूरा करने के लिए क्या है, उनको नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे वो फास्टर प्रोडक्शन कर पाए, ठीक है। तो वो उसमें भी इन्वेस्ट कर रही हैं। तो डोमेस्टिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। देखो जहाँ पर डोमेस्टिक स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा है, दूसरी ओर इंटरनेशनल मार्केट उतना ही नीचे जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि जो एक्सपोर्ट है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है, बट वो वीक हुआ है, वीकन्स, ठीक है। उसमें वीकनेस आई है, कैसे? जो इंटरनेशनल सेल्स हैं आर करेंटली वीक लिंक, वो वीक लिंक है। ग्रोथ इन द न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वो स्लो डाउन हुए, देखो खत्म नहीं हुए, स्लो डाउन हुए टू इट्स लोएस्ट पेस इन 17 मंथ। वाइल जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है आर स्टिल गेटिंग द ऑर्डर, उनको ऑर्डर अभी भी मिल रहे हैं, एशिया से मिल रहे हैं, यूरोप से मिल रहे हैं, मिडिल ईस्ट से मिल रहे हैं, वेस्ट एशिया मतलब, और यूएस से अभी भी ऑर्डर मिल रहे हैं। लेकिन जो रेट ऑफ दिस ग्रोथ है हैज़ बीन स्टीडीली डिक्लाइनिंग सिंस मिड 2025, ऐसा हो रहा है। और अब तो और होगी डिक्लाइन ये वाली, क्योंकि वेस्ट एशिया में तो पंगे चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये और डिमांड कम होती हुई दिखेगी हमें, ठीक है। तो एक्सपोर्ट तो और वीक होगा अभी, अभी 17 मंथ आया, अभी 18 मंथ भी दिखेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी होने वाली है, और ये इसके पीछे रीज़न भी रहता है, देखो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, जियोपॉलिटिकल वॉर्स चलती हैं, ठीक है, उनके उनके बेसिस पे रहते हैं, और टेंशंस हेडविंड्स क्रिएट होते हैं जियो लेवल पे, तो उसकी वजह से भी होता है। और प्लस जैसे यूरोप और यूएस के अंदर जो बड़ी बड़ी एडवांस इकोनॉमीज़ है, वहाँ पर क्या है, थोड़ी इन्फ्लेशन आ रखी है, तो लोग इन चीज़ों में खर्च नहीं करते। वो क्या सोचते हैं कि भाई अभी जो है बेसिक नीड को ही पूरा करते हैं, फालतू में जो लग्जरी आइटम्स हैं जो हमसे खरीदते हैं वो उस पर नहीं खर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो एक्सपोर्ट है थोड़ा वीकन्स हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अगला क्या है, इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट एंड प्राइजेस। जब डिमांड जो है ना हाई होती है तो इट ऑफन इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और द प्राइस कंज्यूमर पे। तो ये दो चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहा होता है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और जो प्राइस एक कंज्यूमर पे करता है उसको उसको इम्पैक्ट करता है। तो इसमें क्या है, पहला राइजिंग इनपुट कॉस्ट। जो फैक्ट्रीज है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनको ज़्यादा स्पेंड करना पड़ा ऑन लेबर, रॉ मटेरियल और ट्रांसपोर्टेशन लेट इन द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने पता है क्या किया है, मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया है, अपने अपना प्रोटेक्ट किया है प्रॉफिट मार्जिन को, ठीक है। तो नॉर्मली जब ये प्रेशर क्रिएट होता है, लेबर का प्रेशर क्रिएट होता है, रॉ मटेरियल का प्रेशर क्रिएट होता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रेशर क्रिएट होता है, मतलब ये सारा का सारा फाइनेंशियल प्रेशर जो क्रिएट होता है, तो इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चर भी अब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है, और कुछ पास ऑन कर देता है कंज्यूमर्स को। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर को पता है कि भाई लोकली डिमांड बहुत हाई है, तो जितना भी ये प्रेशर है वो उसको खुद एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो आउटपुट प्राइस है वो इन्फ्लेट हो रहा है, मतलब जो फिनिश गुड्स का प्राइस है, फाइनल प्राइस है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो कंपनी जो है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, वो सेलिंग प्राइस बढ़ा रहा है फिनिश गुड का, क्योंकि इसको पता है डिमांड हाई है, लोगों के पास पैसा है, लोग खर्च करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब डिमांड हाई होती है ना, तो जो भी राइजिंग प्रेशर होता है, राइजिंग इनपुट कॉस्ट होता है, वो मैन्युफैक्चर जो है ना खुद को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो खुद एब्जॉर्ब नहीं करता, वो और पास ऑन कर देता है। लेकिन मान लो अगर डिमांड हाई ना हो, तो क्या ये काम कर पाएगा? एक मैन्युफैक्चरर नहीं कर पाएगा, उसको खुद को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। वैसे ही डिमांड नहीं है, वैसे ही लोग नहीं खरीद रहे हैं, और अब अगर वो प्राइस को भी, जो पूरा का पूरा प्रेशर है, वो ट्रांसफर कर देगा टू द फाइनल कंज्यूमर्स,
तो भाई वो तो और नहीं खरीदेंगे लोग तो बना के क्या करेगा। तो इसलिए अगर डिमांड हाई नहीं होती है तो मैन्युफैक्चरर खुद इसको एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अगर डिमांड हाई होती है तो जो भी राइजिंग इनपुट कॉस्ट होता है, जो भी प्रेशर होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि लोग खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड बैकलॉग्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ हाई डोमेस्टिक डिमांड एंड स्लोइंग एक्सपोर्ट had a mixed effect on the factory floor। जहाँ पर जॉब क्रिएशन, बिकॉज एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वर sluggish, जो रैपिड जॉब क्रिएशन है, ठीक है, वो समवॉट रेस्ट्रिक्ट हो गया है। हाउएवर जो एम्प्लॉयमेंट है स्टिल शो अ स्लाइट इंक्रीज, हिटिंग अ 4 month हाई। दूसरा क्या है, वर्क पाइलअप्स। जो फैक्ट्रीज हैं आर गेटिंग स्लाइटली बिहाइंड, वॉल्यूम ऑफ आउटस्टैंडिंग बिजनेसेस, जिसको बैकलॉग बोल रहे हैं, वो रीच कर गया है 7 month हाई। ये जो बैकलॉग है इस प्रिसाइसली व्हाट ड्रॉप द स्लाइटेस्ट इंक्रीज इन हायरिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क है, अभी वर्क बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से कंपनीज या मैन्युफैक्चरर बहुत ज़्यादा हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो यही बता रहा है, दिस बैकलॉग इज प्रिसाइसली व्हाट ड्रॉप द स्लाइट इंक्रीज इन हायरिंग एज फैक्ट्री नीड्स मोर हैंड टू क्लियर दिस अनफिनिश्ड वर्क। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, मैंने आपको पीएमआई में सब कुछ बता ही दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, फोर्थ न्यूज़ की तरफ चलते हैं। फोर्थ न्यूज़ क्या बोल रही है, इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडेंस टू $13.2 बिलियन इन Q3 इटसेल्फ। तो Q3 में कितना है करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का, $13.2 बिलियन, जो इक्वेट करता है 1.3% ऑफ द कंट्री की जीडीपी पे। ठीक है, तो ये एक्चुअली इंक्रीज हुआ है, दिस इज एन इंक्रीज कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर कितना था, 11.3 बिलियन CAD, जो कि 1.1% ऑफ द जीडीपी था। लेकिन एक और चीज़ देखने की बात है, ये इट इज़ नॉट ऑल बैड न्यूज़ व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। अगर हम Q2 की बात करें इस ईयर के, जो डेफिसिट है वो एक्चुअली श्रिंक हुआ है, मतलब समझ है ना। तो जो Q2 का डेफिसिट है वो रिवाइज्ड अप टू अ हेवियर $14.1 बिलियन, 1.5% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो 1.5 से अभी हम 1.3% पे आ गए हैं, ठीक है, जीडीपी के। तो एक अच्छी बात है, ये न्यूज़ अच्छी है। लेकिन लास्ट ईयर के क्वार्टर से हम बढ़े हैं। लास्ट ईयर के क्वार्टर में कितना था, Q3 में कितना था, 1.1% ऑफ जीडीपी, जो कि हम 1.3% पे आ गए। ठीक है, तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थोड़ी बैड न्यूज़ है, लेकिन अगर हम लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखें तो वो हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है, हमने थोड़ा डेफिसिट को कम किया है। तो ठीक है, अब ये देखते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है। व्हाट इज द करंट अकाउंट डेफिसिट। जो CAD है वो भी एक तरीके का की इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जो मेजर क्या करता है, मेजर करता है द एक्चुअल फ्लो ऑफ मनी, ठीक है, ऑफ रिलेटेड टू गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इनकम इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। तो CAD क्या है, CAD एक्चुअली में की इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जो मेजर करता है द एक्चुअल फ्लो ऑफ द मनी रिलेटेड टू द गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इनकम इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर डेफिसिट का मतलब क्या है, देखो डेफिसिट का मतलब है कि जो इंडिया है वो सेंड कर रहा है मोर मनी आउटवर्ड, बाहर भेज रहा है। तो बाहर भेजता कहाँ है, जब वो ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा होता है, इंपोर्ट मतलब बाय कर रहा होता है फॉरेन गुड्स को, सर्विसेज को, या पे कर रहा होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। देन इट ब्रिंग्स इन, मतलब मनी को अंदर कम ला रहा है, मतलब एक्सपोर्ट कम कर रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं आता, और भी आता है, सर्विसेज भी आती है। ठीक है, और प्राइमरी इनकम भी आती है, सेकेंडरी इनकम भी आती है, हम देखेंगे वो फोर पिलर्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ कोर कंपोनेंट, वो कोर कंपोनेंट होता है किसी भी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट का, BOP का। तो BOP के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं सिंपल, करंट अकाउंट कंपोनेंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट होता है। तो अगर मान लो हमारा हमारा जनरली क्या होता है, जो करंट अकाउंट होता है ना वो हमेशा डेफिसिट में ही होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो अगर कंट्री जो है, कोई भी कंट्री रन करती है डेफिसिट, ठीक है, मतलब डेफिसिट में रहती है, तो इसका मतलब कैसे कैसे उसको फुलफिल करेगी, जो फाइनेंशियल गैप है, जो वो डेफिसिट है, उसको खत्म कैसे करेगी, उस गैप को कम कैसे करेगी या फिल कैसे करेगी। वो फिल करेगी थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बाय ड्रिपिंग इनटू द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, या तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेगी, उठाएगी, या वो RBI का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ख़त्म करने की कोशिश करेगी, मतलब उसको क्लिंग करेगी, उसको कम करने की कोशिश करेगी। यही इन दोनों के थ्रू ही हम जो है ना किसी भी कंट्री का डेफिसिट कम कर सकते हैं। तो अब एक बार देख लेते हैं आगे बढ़ के। हाँ, यहाँ पर BOP के अंदर मैंने आपको बताया दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। आज हम जो है ना करंट अकाउंट के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि
यहाँ पर हम करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो भी करंट अकाउंट में डेफिसिट आता है उसको पूरा कौन करता है? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट पूरा करता है। और अगर कैपिटल अकाउंट पूरा ना करे, अगर बीओपी पूरा ना हो पाए, ठीक है, वो इक्वेट ना हो, तो ऐसा समझ लो फाइनली फिर आरबीआई का जो रिजर्व होता है ना, फॉरेक्स रिजर्व, उसको डिप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, फिर आरबीआई अपनी वॉल्ट खोलता है और डॉलर्स को मार्केट में इंजेक्ट करता है, उसके थ्रू बीओपी जो है ना इक्वेट होता है। अगर अगर कैपिटल अकाउंट भी पूरी तरीके से इक्वेट ना कर पाए करंट अकाउंट को, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पर क्या है, इसमें आता है मर्केंडाइज, जिसको बोलते हैं विजिबल ट्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ट्रेड्स, ये ज़्यादातर होता है ट्रेड्स इन गुड्स। ठीक है, ये फिजिकल स्टफ की बात कर रहा है, फिजिकल स्टफ मतलब टैंजेबल एसेट्स, टैंजेबल एसेट्स। ठीक है, फिजिकल स्टफ की बात कर रहे हैं। तो अगर इंडिया, मान लो इंडिया सेल करता है स्मार्टफोन, अब यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया मान लो सेल करता है, सेल कर रहे हैं, यहाँ पर सेल कर रहा है स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन तो बाहर जा रहा है, तो अंदर क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है डॉलर। मैं डॉलर मान के चलूँगा, ठीक है, दूसरी करेंसी को मैं यहाँ पर डॉलर में समझूंगा कि डॉलर आ रहा है। मान लो यूएस के अंदर सेलफोन भेज रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, आ रहा है डॉलर। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एक्सपोर्ट में क्या है, डॉलर्स आते हैं अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर आते हैं। मनी मतलब मनी कम्स इन, मनी कम्स इन। दूसरी ओर अगर अगर इंडिया जो है बाय कर रहा है क्रूड ऑयल जो कि बाय करता है, तो ये इसको बोलते हैं इंपोर्ट। यहाँ पर जो मनी है वो जाता है बाहर, मनी गोज आउट, मनी गोज आउट। तो जो इसका डिफरेंस होता है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, मर्केंडाइज ट्रेड का जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है वो यही होता है। ठीक है, ये मर्केंडाइज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इट्स गुड। तो ये टोटल वैल्यू होती है, ऐसे निकाली जाती है। फिर दूसरी ओर क्या है, दूसरी ओर है हमारा इनविजिबल, इसमें सर्विसेज आती हैं, फैक्टर इनकम्स आती हैं, या ट्रांसफर्स आते हैं। ठीक है, जो सर्विसेज होती है इसको बोलते हैं ट्रेड्स एंड सर्विस। ठीक है, सिंपल इनविजिबल ट्रेड्स। जो फैक्टर इनकम होती है इसको बोलते हैं प्राइमरी इनकम, ये प्राइमरी इनकम होती है। और जो ट्रांसफर्स होते हैं इसको बोलते हैं सेकेंडरी इनकम। तो सर्विस है, सर्विसेज में क्या है, आप सर्विस को क्या समझ सकते हो। अगर हमारी इंडिया की किसी आईटी फर्म ने, इंडिया की किसी आईटी फर्म ने कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोवाइड कराया, सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोवाइड कराया किसको, मान लो यूएस के किसी बैंक को दिया सपोर्ट, तो ये बैंक क्या करेगा, बैंक को तो मिल गया सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो कि एक सर्विस थी, इंटेंजिबल एसेट था, ये सारा इंटेंजिबल होता है, इंटेंजिबल एसेट था। ठीक है, इंटेंजिबल सपोर्ट मिल गया। ठीक है, उसके बदले क्या मिला, उसके बदले आईटी फर्म को मिले डॉलर, तो इसमें क्या हो, मनी कम्स इन, मनी कम्स इन। दूसरी ओर हमारा कोई इंडियन जो है, वो इंडियन टूरिस्ट, वो बाहर गया, वो वहाँ के मान लो यूएस में गया, यूएस के किसी होटल में रुका, तो वहाँ पर होटल में उसने सर्विस, ये जो होटल है होटल की सर्विस यूज़ करी। तो यहाँ पर क्या है, जो मनी है वो कहाँ जा रहा है, मनी गोज आउट। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसका डिफरेंस होता है वो पूरा सर्विसेज में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज ले लो, आप टेलीकॉम सर्विसेज ले लो, अलग अलग टाइप की सर्विसेज होती है, मैं हर एक चीज़ नहीं बताऊँगा, है ना। अगला क्या है, फैक्टर इनकम, जहाँ पर एम्प्लॉय को कंपनसेशन मिलता है, इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, जैसे प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया ऑन द पर्टिकुलर एसेट। तो यहाँ पर क्या है, मान लो किसी एफपीआई ने, या एफडीआई भी बोल सकते हैं, यहाँ पर एफडीआई ने इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट किया होगा किसी कंपनी में बहुत पहले। उसमें क्या है, जब भी इन्वेस्ट होता है तो कंपनीज, ये जो इंडियन कंपनीज हैं, हमारी इंडियन कंपनीज हैं, ये इंडियन कंपनीज जो है ना, हर क्वार्टर में बोल दो, हर क्वार्टर में डिविडेंड देती हैं। ठीक है, डिविडेंड देती हैं। तो जो डिविडेंड का मनी फ्लो होता है ना आउट, मनी फ्लो होता है आउट, और मान लो डिविडेंड का मनी फ्लो होता है इन। फॉर एग्जांपल भाई हमारे खुद के बैंक्स भी तो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से भी डिविडेंड आता होगा, वहाँ से भी कोई प्रॉफिट या इनकम आता होगा। तो वो सारे प्रॉफिट और इनकम, ठीक है, उसी को ही बोलते हैं फैक्टर इनकम्स में, उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, मनी अर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, ये उसको ट्रैक करता है। ये जो फैक्टर इनकम है, ये मनी अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो ये मैंने आपको ये बताया कि एक एफपीआई और एफडीआई, हम भी तो हो सकते हैं किसी के दूसरी कंट्री के लिए एफपीआई और एफडीआई, ठीक है, तो वहाँ से हमें भी कुछ डिविडेंड मिल सकता है, हमें भी कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, और ऐसे ही हम भी कुछ, हमारी खुद की इंडियन कंपनीज भी प्रॉफिट प्लस डिविडेंड और इंटरेस्ट देती हैं दूसरी कंट्रीज के एफपीआई को। तो ऐसे मनी गोज आउट और मनी कम्स इन। ठीक है, ऐसे करके होता है यहाँ पर। ये ट्रांसफर है ना, ये वन वे मेथड है।
यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो, यहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता रिटर्न में, मतलब इसको रेमिटांस ही बोलते हैं, आपको पता है ना, रेमिटांस, जैसे रेमिटांस हो गया। यहाँ पर क्या है, अगर मान लो मैं यूएस में जाके काम कर रहा हूँ, यूएस में जाके कंपनी, एक यूएस की कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ मुझे पैसा मिलेगा डॉलर्स में, और वो डॉलर को मैं फाइनली अपनी फैमिली का, अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट अपनी फैमिली को भेजता हूँ, ठीक है। तो मैं फैमिली को अपना कुछ पैसा रिमिट कर रहा हूँ, तो वो ऐसे करके मनी कम्स इन होता है, ठीक है। ऐसे ही सेम होगा कि यहाँ का जो बंदा है, यहाँ पर जो बंदा है वो भी ऐसे करके कमा के भेजेगा, अगर वो यहाँ पर काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ऐसे करके एक्सचेंज होता है मनी, ठीक है। मनी कम्स इन और मनी गोज आउट, ठीक है। ट्रांसफर में होता है, और फैक्टर इनकम में होता है, सर्विसेज में होता है, इसको बोलते हैं इनविजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। मर्केंडाइज क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है, या विजिबल ट्रेड होती है, और वो सब मिलके बनाती हैं करंट अकाउंट को। और जनरली क्या होता है, क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं यहाँ पर, इसकी वजह से ये तो पॉजिटिव रहता है, इनविजिबल जो है वो पॉजिटिव रहता है, पर ये जो है मर्केंडाइज जो है ये हमेशा नेगेटिव रहती है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहती है, क्योंकि हम बहुत इंपोर्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो टोटल हम ऐड करते हैं इनको, तो हमारा जो करंट अकाउंट रहता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। और हमने देखा कि कितना है, 1.3% हो गया है करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD, करंट अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट में डेफिसिट वो हो गया है 1.3% ऑफ GDP, ठीक है। तो यही है। अब इसको पूरा कैसे किया जाता है, देखो, जब भी आपके घर में आप ज़्यादा खर्चा कर देते हो और अर्न कम करते हो, तो जो गैप है वो आप फिल कैसे करते हो, या तो आप अपनी सेविंग को यूज़ करते हो, इन द एंड सेविंग को यूज़ करते हो, या आप लोन लेते हो, ठीक है, बोरोइंग करते हो, अपने दोस्तों से बोरो करते हो, बैंक से बोरो करते हो, ठीक है, या तो बोरिंग करते हो, या बैंक से पैसा लेते हो, दोस्तों से बोरिंग करते हो, या अपने सेविंग को यूज़ करते हो, है ना, ये दो चीज़ें आप कर सकते हो। तो सेम चीज़ जो है ना गवर्नमेंट करती है अपने खुद के अकाउंट, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए, वो 2-3 चीज़ें करती है, ठीक है। वो सबको वो यूज़ करती है कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई होती है उसको यूज़ करती है, या तो लोन लेती है, ठीक है, ACB के थ्रू लोन लेती है, ठीक है, या बैंक कैपिटल के अंदर जो भी NRI डिपॉजिट होता है उसको यूज़ करती है, ठीक है। तो कैसे, आगे देखते हैं। पहले देखते हैं कि वाई डिड द डेफिसिट वाइडेंस ओवर द, मतलब ईयर ऑन ईयर। तो इसका प्राइमरी कल्प्रेट कौन है, मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। इंडिया इंपोर्ट्स फार मोर फिजिकल गुड्स लाइक क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज देन इट एक्सपोर्ट। तो इस क्वार्टर में जो टोटल द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट गुड्स आउटपेस कर दिया रेवेन्यू को फ्रॉम द एक्सपोर्टेड गुड्स बाय 93.6 बिलियन डॉलर, ठीक है, इतना ज़्यादा यहाँ पर आ गया है। दिस गैप वॉज सिग्निफिकेंटली लार्जर, 79.3 बिलियन डॉलर डेफिसिट रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड द प्रीवियस ईयर में कितना था डेफिसिट, 79.3 था, और कितना हो गया, 93.6 बिलियन डॉलर का हो गया, ठीक है, और बढ़ गया। द क्वेश्चन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इनविजिबल वाली जितने भी होते हैं, ठीक है, जिसमें सर्विस एक्सपोर्ट बूम किया है, नेट रिसिप्ट फ्रॉम द सर्विसेज रोज की गई है, बढ़ी है कितनी, 57.5 बिलियन डॉलर, ठीक है। यहाँ पर हमारी इंडियन कंपनीज ने क्या क्या प्रोवाइड किया है, कंप्यूटर IT सर्विसेज दी हैं, ठीक है, बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज दी हैं, रेमिटांस बढ़े हैं, जो मनी सेंट होम बाय द इंडियन वर्किंग अब्रॉड, वहाँ जो पर्सनल ट्रांसफर है अंडर द सेकेंडरी इनकम अकाउंट वो बढ़े हैं, ठीक है। कितना आया है, 36.9 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की तरह काम कर रहे हैं, जो कि विजिबल ट्रेड्स को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। लोअर इन्वेस्टमेंट पे आउट्स कितने हैं, द प्राइमरी इनकम मैंने आपको बताया था, तो विच ट्रैक मनी पेड आउट एज अ डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट टू द फॉरेनर्स, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स सॉ अ ड्रॉप, उसमें ड्रॉप मिला है, ड्रॉप इन आउटफ्लोज। तो इंडिया ने पे आउट कितना बाहर पैसा भेजा है, 12.2 बिलियन डॉलर, डाउन फ्रॉम 16.4 बिलियन डॉलर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, कीपिंग मोर मनी विद इन द बॉर्डर्स, दैट्स ऑल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंशियल अकाउंट एंड द फॉरेक्स रिजर्व, देखो ये आर्टिकल जो है लुक करता है हाउ इंडिया जो अपना फाइनेंस करता है इस डेफिसिट को कैसे करता है, मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था करंट अकाउंट का यूज़ करता है वो, जो FDI और FPI का आउटफ्लो होता है और इनफ्लो होता है, मतलब इंडायरेक्टली इनफ्लो से करता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि जो FDI है ना, विच रिप्रेजेंट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, वहाँ पर नेट आउटफ्लो देखने को मिला है कितना, 3.7 बिलियन डॉलर, पैसा गया है उल्टा, ठीक है। और दूसरी ओर FPI जिसको हम हॉट मनी कंसिडर करते हैं, इन्वेस्टेड इन द स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट, उसमें भी आउटफ्लो देखने को मिला है 0.2 बिलियन डॉलर का। तो आउटफ्लो जो है ना इजंट आइडियल, ठीक है। FPI आउटफ्लो वाज अ मैसिव इंप्रूवमेंट ओवर द 11.4 बिलियन दैट फेड द मार्केट इन द लास्ट क्वार्टर। भाई हाँ, आउटफ्लो जो है हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा ही हुआ था।
11.4 बिलियन डॉलर का होता, अब तो थोड़ा कम है, ठीक है, अब तो थोड़ा कम देखने को मिला है, 0.2 बिलियन है, तो हमें कम देखने को मिला है। लेकिन दिक्कत क्या है, अभी भी आउटफ्लो है, क्योंकि आउटफ्लो इतना ज़्यादा है तो भाई कैपिटल अकाउंट तो मैं यूज़ ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। वहाँ पर जो ये एफपीआई वाला और एफडीआई वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकता, इसका पैसा तो गया है उल्टा, ठीक है, यहाँ से तो कुछ फ़ायदा मिला ही नहीं, तो फिर क्या होगा, यहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं मिला, तो ठीक है, फिर लास्ट रिसोर्ट क्या रहता है, लास्ट रिसोर्ट रहता है टैपिंग द रिजर्व, बिकॉज द मनी लीविंग द कंट्री थ्रू द ट्रेड डेफिसिट और द इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो जो है वो एक्सीड कर गया है मनी कमिंग इन, ठीक है। तो आरबीआई को इन द एंड क्या करना पड़ेगा, हैड टू बैलेंस द बुक बाय यूजिंग द फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व, तो फिर वो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व यूज़ करता है अपना, ठीक है, जिसकी वजह से इस क्वार्टर में 24.4 बिलियन डॉलर जो है ना उनका रिजर्व जो है डिप्लीट हो गया है। तो अब भाई डॉलर तो है नहीं, तो फिर आरबीआई अपना वोल्ट खोलेगा, वहाँ पर देखेगा भाई फॉरेक्स है हमारे पास, लो भाई ले जाओ, वो मार्केट के अंदर डॉलर इंजेक्ट कर देगा, ठीक है, उससे हमारा बीओपी जो है ना स्टेबल हो जाएगा, और या करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको भाई बैलेंस करना होता है, ठीक है, उस बुक को बैलेंस करना है, तो इसलिए आरबीआई को फिर अपना इन द एंड फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एफपीआई से कुछ नहीं मिल रहा, एफडीआई से कुछ नहीं मिल रहा, ईसीबी से भी कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर यही करना पड़ेगा लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो फिफ्थ न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। देखो फिफ्थ न्यूज़ क्या बोल रही है, एनपीसीआई प्रपोजेस फुल्ली डिजिटल ऑनबोर्डिंग फॉर फॉरेन विजिटर्स टू यूज़ यूपीआई। तो अब जो न्यूज़ है ना वो थोड़ी आसान न्यूज़ है, उसको पढ़ के हम खत्म कर देंगे, ठीक है। बिग पिक्चर क्या है, जो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो टेक कर रही है फाइनल स्टेप टू मेक इट मच इजियर फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट टू यूज़ द यूपीआई, कि यूपीआई भी यूज़ कर पाए इंटरनेशनल टूरिस्ट, है ना, वाइल विजिटिंग इंडिया। तो दे आर सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से वो अप्रूवल सीख कर रही है टू रिप्लेस द कम्बरसम फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, पहले क्या होता था फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होती थी, ठीक है, उसको रिप्लेस करना चाहती हैं फुल्ली डिजिटल ऑनबोर्डिंग सिस्टम से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस है। अब पूरा का पूरा मेथड जो है वो डिजिटल होना चाहिए, पूरी की पूरी प्रोसेस जो है डिजिटल होनी चाहिए, ऐसा वो चाहती है, तो आरबीआई से जो है ना वो अप्रूवल सीख कर रही है इसमें। तो व्हाट इज़ द यूपीआई वन वर्ल्ड, तो वो यूपीआई वन वर्ल्ड एक प्रोडक्ट है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था G20 समिट इन 2023 में। यूपीआई वन वर्ल्ड जो है ना एक स्पेशलाइज सर्विस है, डिज़ाइन किया गया है फॉर इनबाउंड ट्रैवलर्स के लिए। गोल क्या है, इट अलाउ फॉरेनर्स जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है या इंडियन मोबाइल नंबर नहीं है, वो एक्सपीरियंस और यूज़ कर पाए इंडिया का सीमलेस क्यूआर कोड बेस्ड डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम टू पे द लोकल मर्चेंट ड्यूरिंग देयर स्टे, ठीक है, जितने टाइम में वो इंडिया में रहेंगे उतने टाइम में वो क्यूआर हमारा यूपीआई यूज़ कर पाए इंडायरेक्टली, वही सुविधा प्रोवाइड कराता है यूपीआई वन वर्ल्ड। ये कैसे वर्क करता है, ट्रैवलर्स आर इशूड अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक अ डिजिटल वॉलेट जो कि यूपीआई से लिंक होता है, तो फिर ये जो फॉरनर्स हैं ये एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी फॉरेन करेंसी और फिर इसको लोड कर सकते हैं, ठीक है, वो लोड करने के बाद फिर वो आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए होती है, वही फिजिकल। तो करंट प्रॉब्लम ये है फिजिकल केवाईसी बॉटलनेक, अगर ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया में यूज़ करनी है तो यूज़र को जो है ना अपना केवाईसी कंप्लीट कराना पड़ेगा, उसकी वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, जो एक्चुअली प्रिवेंट करता है मनी लॉन्ड्रिंग एंड फ्रॉड्स को। हर्डल क्या है, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अंडर को जाना पड़ेगा एक फिजिकल केवाईसी चेक के अंदर। तो द कॉस्ट इज अ प्रॉब्लम। फिनटेक स्टार्टअप ऑफरिंग द यूपीआई वन वर्ल्ड सर्विसेज हैव हैड टू डिप्लॉय फीट ऑन स्ट्रीट, ठीक है, मतलब लोग भेजने पड़ेंगे उनको, लोग हायर करने पड़ेंगे, फिजिकल एजेंट्स हायर करने पड़ेंगे एयरपोर्ट पे, होटल्स पे, तो मैनुअली चेक और कलेक्ट करना टूरिस्ट की कॉपीज, जैसे पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट की कॉपीज़ हो गई, वीज़ा की कॉपी हो गई, जिसके थ्रू वो केवाईसी पूरी कर पाएंगे, है ना, जो कि एक कॉस्ट, जिसमें कॉस्ट इंडल्ज होता है, कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है इसका, दिस फिजिकल रिक्वायरमेंट इज हाईली एक्सपेंसिव फॉर द कंपनीज, इन फिनटेक्स के लिए बहुत एक्सपेंसिव है टू मेंटेन एंड इनकन्वीनियंट रहती है टूरिस्ट के लिए जस्ट अराइविंग इन द कंट्री, ठीक है, लीडिंग टू द लिमिटेड अडॉप्शन ऑफ द फीचर। तो लोग कम यूज़ करते हैं यूपीआई वन वर्ल्ड को, ठीक है, बनाया गया था फॉरनर्स के लिए लेकिन वो यूज़ ही नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो फिनटेक कंपनीज़ को, फिनटेक स्टार्टअप्स को जो है ना बहुत पैसा लगाना पड़ता है अपने फिजिकल एजेंट्स हायर करने के लिए, कि भाई वो एयरपोर्ट पे और होटल में जाएं, वहाँ पर फिर मैनुअली सारी कॉपीज़ कलेक्ट करें, पासपोर्ट, टूरिस्ट का पासपोर्ट लें, वीज़ा लें, और इस ये जो ना बहुत एक्सपेंसिव बन जाता है, और टूरिस्ट को भी बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट होता है, उसको पता ही नहीं होता पहली बात तो कि भाई ऐसी चीज़ होटल पे मिलती हैं या एयरपोर्ट पे मिलती हैं, वो सीधे ऐप पे जाए, वो ऐप, उसको ऐप के बारे में तो पता होता है, वो ऐप पे जाए और ऐप पे एकदम कर ले वो सारी चीज़ें, है ना। तो इसकी वजह से लिमिटेड अडॉप्शन हो रहा है इस फीचर का। तो तो सॉल्यूशन क्या है, डिजिटल ऑनबोर्डिंग सिंपल है। अगर इस बोटलनेक को सॉल्व करना है तो एनपीसीआई आरबीआई से बोल रही है कि हमें जो है ना एक ऑनलाइन, हम अपने स्मार्टफोन पे, बंदा जो है ना एक स्मार्टफोन पे ऐप डाउनलोड करे और उसके थ्रू
ये यूपीआई वन वर्ल्ड की सुविधा यूज़ कर पाए, तो आप ऐसा हमें अलाउ कर दो, ऐसा अप्रूवल दे दो। तो न्यू प्रोसेस क्या है, अंडर दिस रिवाइज प्लान अ फॉरेन विजिटर वुड सिंपली डाउनलोड अ ऐप, ठीक है, वो एक यूपीआई डेजिग्नेटेड एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा जब वो एंटर करेगा इंडिया में, और फिर अपना डिजिटल वेरिफिकेशन उसके थ्रू करा देगा। सारी की सारी जो स्कैन कॉपीज़ हैं, डिजिटल कॉपीज़ हैं पासपोर्ट की, वीज़ा की, वो उसमें डालेगा, ठीक है, अपलोड करेगा, और उसको वहाँ से कन्फर्मेशन मिल जाएगा। तो उसको फिजिकली विजिट नहीं करना पड़ेगा कहीं भी, प्लस कोई फिजिकल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि वो वहाँ पर होटल में जाए, है ना, या एयरपोर्ट पे खड़ा रहे इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, तो वो सब नहीं करना पड़ेगा। तो फिनटेक कोई परेशानी नहीं होगी, और जो हमारे फॉरेन विजिटर्स हैं उनको भी परेशानी नहीं होगी। तो इसका अडॉप्शन बहुत अच्छा आसानी से होगा यूपीआई वन वर्ल्ड का, ठीक है। तो इसमें रेसेंट माइलस्टोन्स क्या है एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है, सक्सेसफुल पायलट। तो इसमें क्या है, बिफोर रोलिंग आउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एनपीसीआई ने पहले से इसको टेस्ट कर रखा था ड्यूरिंग द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में, ठीक है, जहाँ पर इट वॉज सक्सेसफुली पायलटेड विद विजिटर्स अराइविंग फ्रॉम द 40 डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, तो उनके साथ पहले से उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रखा है। अब वो अवेट कर रही हैं ग्रीन लाइट के लिए, बिकॉज आरबीआई स्ट्रिक्टली रेगुलेट करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड केवाईसी नॉर्म्स इन इंडिया। तो एनपीसीआई जो है ना अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली इसको लॉन्च नहीं कर सकती है, तो उन्होंने सबमिट कर रखा है इस रिजल्ट को ऑफ द सक्सेसफुल पायलट, है ना, करेंटली वेट कर रही है कि आरबीआई जो है ना फाइनली अप्रूवल दे दे एंड नोट टू मेक द डिजिटल केवाईसी प्रोसेस लाइव फॉर ऑल विजिटर्स, ठीक है। तो बस ये है। तो ठीक है, अब लास्ट न्यूज़ को कंप्लीट करते हैं। इंडिया कनाडा रिलेशंस रीसेट, स्ट्रेटेजिक एनर्जी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी पुश। तो ये जो आर्टिकल है वो आउटलाइन करता है मैसिव डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रीसेट बिटवीन इंडिया एंड कनाडा फॉलोइंग अ सीवियर डिप्लोमेटिक फ्रीज जो हो गया था 2023 में अंडर द फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, और द न्यूली फॉर्म्ड रिलेशनशिप अंडर द करंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, इज पिवटिंग शार्पली टुवर्ड्स बिजनेस ट्रेड एंड एनर्जी सिक्योरिटीज। तो जो दो नेशन है उन्होंने 9 एग्रीमेंट साइन किए हैं, हेविली फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग क्लीन एनर्जी, शेयर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड मल्टीप्लाइंग देयर बायलेटरल ट्रेड नियरली 4-fold बाय द एंड ऑफ द डेकेड, ठीक है, 10 साल के अंदर वो 4-fold करना चाहते हैं, उसको बायलेटरल ट्रेड को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को शेयर करना चाहते हैं, और वो हैविली फोकस है ऑन सिक्योरिंग द क्लीन एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। पावरिंग द फ्यूचर, द यूरेनियम एंड एनर्जी पैक्ट। तो इंडिया जो है रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है अपनी इकोनॉमी और नीड मैसिव अमाउंट ऑफ क्लीन और रिलायबल एनर्जी इसको चाहिए, ठीक है, और अपना जो नेट जीरो वाला का टारगेट है 2070 का उसको भी पूरा करना चाहता है, ठीक है, कार्बन एमिशन को कम करना चाहता है। तो कनाडा जो है वो स्टेप इन कर रहा है एज अ प्राइमरी सप्लायर। तो यूरेनियम की डील हुई है। द सेंटर पीस इज द 10-year 2.6 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना 2.6 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर कनाडा का केमिको विल सप्लाई यूरेनियम ओवर टू द इंडियाज DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। दिस गारंटीज अ लॉन्ग टर्म स्टेबल फ्यूल सोर्स फॉर इंडियन सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंडिया जो है ना प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहा है ना, हमें पता है शांति बिल के थ्रू, लेकिन शांति बिल में एक प्रॉब्लम थी, अभी है ना उसमें कुछ फंडामेंटल्स गाइडलाइन है ही नहीं। तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो पहले से अपना एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना ही नहीं चाहती हैं, है ना, प्रॉपर्टी ही नहीं बाय करना चाहती हैं, प्लस बैंक भी पैसा नहीं दे रहे हैं इन लोगों को, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको बैंक भी पैसा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है ना गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर बोल रहे हैं इंडिया को, देखो भाई आपने जो है ना, मतलब इंडिया मतलब इंडियन गवर्नमेंट को, कि आपने जो शांति बिल अभी पास किया है उसमें जो ना आपने सही से गाइडलाइन नहीं दी है, ठीक है, ये फ्यूल की गारंटी के बारे में। तो हमने अगर मान लो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना कर खड़ा कर दिया और आप फ्यूल ही नहीं प्रोवाइड करा पाए हमको, तो फिर फ़ायदा क्या। और बैंक हमें इसलिए पैसा दे भी नहीं रहा है, उसको ये बात पता है, ठीक है। तो ये जो पैक्ट है ये गारंटी करता है लॉन्ग टर्म स्टेबल फ्यूल सोर्स फॉर इंडिया सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो अब इससे क्या प्राइवेट प्लेयर्स श्योर हो गए हैं कि हाँ भाई कुछ भी हो मिल जाएगा, हमें यूरेनियम तो मिल जाएगा। तो इससे क्या है, बैंक भी हमको पैसा देने को तैयार हो गए हैं और वो इतना रिस्क लेने को तैयार भी है, ठीक है। अगला क्या है, नेक्स्ट जेन न्यूक्लियर्स बियॉन्ड ट्रेडिशनल रिएक्टर्स। दोनों जो कंट्रियां हैं वो एग्री हो गई हैं टू कोलैबोरेट ऑन SMR, जिसको बोलते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये दीज आर एडवांस स्मॉल स्केल न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जो चीप टू बिल्ड होते हैं और कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है ना, वेयर लार्ज प्लांट जो है ना फिजिबल नहीं होते वहाँ पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। ब्रॉड एनर्जी डायलॉग, दे रीलॉन्च अ मिनिस्ट्रियल energy dialogue expanding the cooperation into the natural gas. Canada is poised to be a major LNG supplier to India, green hydrogen, biofuels and battery storage। तो ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड कराएगा कनाडा इंडिया को।
ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्योरिंग टेक एंड ईवी सप्लाई चेन, क्रिटिकल मिनरल्स टू बिल्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर। हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज बिल्ड करना चाहते हैं, जैसे स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड बनाना चाहते हैं, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स चाहते हैं, तो कंट्री को जरूरत होती है क्रिटिकल मिनरल्स की, लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट की। तो यहाँ पर सिनर्जी क्रिएट की गई है। हमें पता है कि कनाडा के पास जो ना लार्जेस्ट रिजर्वायर्स है इन सारे मिनरल्स का। तो और इंडिया जो है ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग हब है, जिसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। एक सिक्योर सप्लाई चेन चाहिए, तो वो कनाडा प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो एग्रीमेंट क्या है? द एमओयू फोकस ऑन जॉइंट इन्वेस्टमेंट, शेयरिंग माइनिंग टेक्नोलॉजी शेयर होंगी, और बिल्ड किया जाएगा सिक्योर सप्लाई चेन। ये इंश्योर करेगा जो इंडिया गेट्स द रॉ मटेरियल, इंडिया को रॉ मटेरियल मिल जाए, इट नीड्स फॉर इट्स ग्रीन ट्रांजिशन, और कनाडा गेट्स अ मैसिव रिलायबल बायर आउटसाइड ऑफ इट्स ट्रेडिशनल मार्केट। ठीक है, कनाडा को एक बायर मिल जाएगा और हमको एक सप्लायर मिल जाएगा, सिंपल। द इकोनॉमिक लीप, टारगेटिंग $50 बिलियन वाया सीपा। तो करंटली जो ट्रेड है बिटवीन दीज टू कंट्रीज वो लाया करता है कितने पे? $13 बिलियन बस एनुअली। अब दोनों लीडर्स, ठीक है, मार्क कार्नी हो गए और पीएम मोदी हो गए, तो वो दोनों लीडर हैव सेट एन एग्रेसिव टारगेट टू रीच $50 बिलियन की टोटल ट्रेड होनी जानी चाहिए, बायलेटरल ट्रेड हो जानी चाहिए बाय 2030। ठीक है, लॉन्चिंग सीपा, इसलिए उन्होंने एक सीपा लॉन्च किया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इसको अचीव करने के लिए दे फाइनलाइज द TOR, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, द फाउंडेशनल रूल्स टू लॉन्च दिस पर्टिकुलर नेगोशिएशन फॉर सीपा। ये एक डीप ट्रेड पैक्ट होता है दैट लोअर्स टैरिफ, ईज करता है रेगुलेशन, हमें पता है ये बारे में, ठीक है, और ओपन करता है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स एंड सर्विसेज। पेंशन फंड कॉन्फिडेंस के ऊपर भी बात हुई है कि पीएम मोदी ने हाईलाइट किया है जो कनाडा के पेंशन फंड्स हैं हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं? $100 बिलियन इन इंडिया। ये एक मैसिव वोट है ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन इंडिया की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी के लिए। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। द जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, वाई नाउ? द टाइमिंग एंड द स्केल ऑफ दीज एग्रीमेंट्स आर हाईली स्ट्रेटेजिक फॉर बोथ नेशन। द रीसेट, पहला तो रीसेट है कि रिलेशंस हिट रॉक बॉटम इन 2023। ठीक है, जहाँ पर इतना अच्छा खासा रिलेशन नहीं था और डिप्लोमेटिक मीट्स भी बंद हो गए थे। अभी जो पीएम आए हैं मार्क कार्नी, उनका विजिट हुआ है, दीज 9 एग्रीमेंट्स हुई हैं, वो सिग्नल कर रही हैं एक प्रेगमेटिक बिजनेस फर्स्ट अप्रोच टू बरी द हैचेट्स, है ना, एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अपने पुराने कर्मों को दबाओ और आगे बढ़ो, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कनाडाज डाइवर्सिफिकेशन, ये आर्टिकल नोट करता है कि कनाडा सीख कर रहा है टू डाइवर्सिफाई इट्स ट्रेड्स ड्यू टू टेंशन, क्योंकि टेंशन बहुत बढ़ रही है अभी यूएस के अंदर। ठीक है, यूएस टेंशन क्रिएट कर रहा है, बढ़ नहीं रही, यूएस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इधर उधर लाई अप कर रहा है। तो बाय लॉकिंग इन लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट डील्स लाइक यूरेनियम और एलएनजी विद द मैसिव मार्केट इन इंडिया, तो कनाडा रिड्यूस कर रहा है अपनी इकोनॉमिक रिलायंस ऑन द साउदर्न नेबर्स। ठीक है, यूएस पे ज़्यादा ना डिपेंडेंट होकर वो इंडिया जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी पर डिपेंड होना चाहता है। ठीक है, तो बस यही था आज के लिए, इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में वीडियो शेयर करना कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करे। थैंक यू।